नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले हमने हिस्ट्री के ऊपर पार्ट 1 का वीडियो जो है आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया था और ये हमारा आज पार्ट 2 है। दोस्तों, इसमें जो भी टॉपिक छूट गए थे सभी टॉपिक को कवर किया गया है, जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे एमटीएस है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, या फिर जो भी एग्जाम है जहाँ पे जीके जीएस आपके सिलेबस में है, सभी जगह काम करेगी। दोस्तों, ये क्वेश्चन टाइप करने में मेरे 3 दिन समय लगे हैं, तो मैं आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश करूँगा, अगर लगे कि सही में बेनिफिशियल है तो शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये क्लास, है ना। जो पहला प्रश्न है हमारा, देखिए हमने पिछले जो हिस्ट्री का वीडियो है उसमें क्या क्या कवर किया था, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता कवर किया था, वैदिक सभ्यता कवर किया था, और वहां से चल के हम कहाँ तक आए थे, दिल्ली सल्तनत को समाप्त करे थे। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में चलेंगे पहले, संगम साहित्य में, है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करा था, तो हरिहर एवं बुक्का ने करा था। कब करा था, तो 1336 ईस्वी में करा था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य आजकल जो है ये कहाँ पे देखने को मिलती है, तो आधुनिक जो हम्पी है, और हम्पी कहाँ पे भैया, तो हम्पी है आपका कर्नाटक के अंदर, है ना। हम्पी का जो है आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि हम्पी के ध्वंसावशेष किस राज्य में है, तो आप कहोगे कर्नाटक में है। ठीक है, विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित थी, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी जो है कहाँ से निकलने वाली नदी है, तो आप कहोगे वेस्टर्न रीजन, यानी पश्चिमी घाट से निकलने वाली है नदी तुंगभद्रा, हेमावती, कावेरी, है ना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सभी पश्चिमी घाट के नदी है ना। जो भी आता जाएगा याद बताता जाऊंगा, भले मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इससे क्या है ना। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरबिदु वंश, अच्छे अच्छे किताब में आपको 3 ही वंश देखने को मिलेगा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, है ना। संगम वंश, सालू वंश और तुलु वंश, ये मेन वंश है। लेकिन अगर ऑप्शन में अरबिदु वंश भी है तो इसे भी इंक्लूड करें, है ना। इसीलिए यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ कि यहाँ पे 4 वंश थे वस्तुतः, लेकिन 3 पावरफुल और एक जो है कम पावरफुल, है ना। इसके अलावा हरिहर प्रथम, इसके जो कार्यकाल रहे ये 1336 से 1356 रहा था। पहली राजधानी इन्होंने अनिगोंडी को बनाया था और दूसरी राजधानी विजयनगर को ही बनाया था, है ना। अब विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक तो स्थापना हो गई 1336 में। अब इसके शासक अलग अलग काल में क्या क्या हुआ, आपने ऊपर के 4-5 पॉइंट में देखा। विजयनगर के बारे में परिचय करवाया, किस नदी के किनारे है ना, किस नदी के किनारे है, इसमें कौन कौन से वंश आए, है ना, ये सब देखे आप। अब यहाँ से शासक जो शासन किए उसके अवधि के दौरान घटित होने वाली घटना को देखेंगे। तो हरिहर प्रथम जो 1336 से 1356 के बीच में शासन संभाला, इनकी राजधानी अनिगोंडी थी, सेकेंड राजधानी विजयनगर था। होयसल को हरिहर प्रथम ने जीता था। होयसल, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो हेलीवीड का मंदिर है इसका जो है किसने संरक्षण प्रदान किया या फिर किसने बनवाया, तो होयसलों ने बनवाया था हेलीवीड का मंदिर, है ना। और होयसल की राजधानी भी आपसे पूछा जाता है, तो द्वार समुद्र होता है होयसल की राजधानी, ये क्वेश्चन अलग से आती है। तो यहाँ पे क्या है कि होयसल को किसने जीता संगम काल में, तो आपका आंसर होगा हरिहर प्रथम ने। ठीक है, इसके अलावा बुक्का प्रथम, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट घटना हुआ, हम दूसरे शासक में आ जाते हैं। ठीक है, पूरा किताब ही पढ़ना हो तो किताब तो आपके पास ही है ना। बुक्का प्रथम जो है ये 1356 से 1377 तक शासन करते हैं, है ना। ये जो है राजधानी मदुरई, अब माफ कीजिएगा, इन्होंने जो है मदुरई को विजयनगर में मिलाया, मदुरा को, है ना, मदुरा को जो है विजयनगर में मिलाया था, यानी अपना साम्राज्य विस्तार किया, है ना। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि धारण की थी भैया, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि आजकल उपाधि वाला ट्रेंड काफी चल रहा है कि महाराजा धीराज, कवि राजमार्ग, है ना, गंगोई कोंडा, है ना, ये सब कुनिक, ये सब उपाधि कौन धारण किए, तो ये सब कुछ शासक में इनको भी शामिल कर ले कि बुक्का प्रथम को वेद मार्ग प्रतिस्थापक कहा गया था। उसी प्रकार से अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है ना। अब देखिए इसके काल में जो है एक बहुत बड़ी काम हुई, है ना। बुक्का प्रथम के काल में इन्होंने चीन में अपनी राजदूत भेजा तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए। अभी अभी मैंने मौर्य सम्राट अशोक का नाम लिया था,
इन्होंने भी चीन भेजा था अपने बच्चा और बच्ची को, लड़के और लड़की को, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ये तेलुगु साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए चीन में जो है अपने दूत को भेजा था। कौन? बुक्का प्रथम। विजयनगर और बहमनी राज की सीमा का जो मतलब अंकन किया गया था, ये किस नदी के अनुसार किया गया था? तो कृष्णा नदी के अनुसार जो है इसकी सीमा तय हुई थी, विजयनगर और बहमनी। देखिए, बहमनी वंश से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि इसके संस्थापक कौन है। तो ऐसे तो संस्थापक है अलाउद्दीन बहमन शाह। कौन है? अलाउद्दीन बहमन शाह है ना, अलाउद्दीन बहमन शाह है। लेकिन ये वाले एग्जाम में, मतलब ये वाले क्वेश्चन में जब आपसे पूछेगा कि बहमनी वंश के संस्थापक कौन है, तो कभी भी ये ऑप्शन नहीं होता है अलाउद्दीन बहमन शाह। ध्यान रखिएगा, है ना। अब तो आपको भी अंदाजा आ जाना चाहिए, दो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसमें शासक के नाम में उसका निक नेम रहता है। जैसे अलाउद्दीन बहमन शाह का निक नाम जो है हसन गंगू है ना, हसन गंगो, है ना। उसी प्रकार से एक सैयद वंश आपसे पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन है तो खिज्र खां, है ना। है सैयद वंश का जो है नाम खिज्र खां है, लेकिन सैयद ऐसा कुछ मिलता जुलता टाइटल तो है नहीं, है ना। तो एक इसका है खिज्र खां, है ना। तो इन दोनों में जो है थोड़ा सा ये रहता है कि जिसको पता ना हो दिक्कत होगी, है ना। मान लीजिए अलाउद्दीन बहमन शाह याद किए हैं, हसन गंगू नहीं पता है तो भी दिक्कत है। इसके अलावा ये जो आपका सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां है, इसे भी अलग से जरूर याद रखें क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा पॉइंट है, हरिहर सेकेंड ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। अभी हम हरिहर फर्स्ट की बात किए, फिर बुक्का फर्स्ट की बात की, अब हम हरिहर सेकेंड की बात कर रहे हैं जो महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। ठीक है, इसके अलावा देवराय प्रथम, इसके शासनकाल की बात करेंगे तो 1406 से 1422 ईस्वी के दौरान होती है। इटली के यात्री निकालो कांटी इसी के काल में 1420 में भारत भ्रमण को आया था। किसके काल में? देवराय प्रथम के काल में। विजयनगर पर फिरोज बहमनी का आक्रमण हुआ था इसी के काल में। किसके काल में? देवराय प्रथम के काल में। अब ये बहमनी वंश में अलग अलग फिर से शासक हुए, जिसमें एक का नाम फिरोज बहमन हुआ, जो किसके शासनकाल में आक्रमण कर दिया? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आक्रमण कर दिया। देवराय सेकेंड ने संगम वंश का प्रमुख शासक 1422 से 1446, यानी देवराय द्वितीय जो है ये संगम वंश के सबसे प्रमुख शासक माना जाता है। ठीक है, देवराय द्वितीय ने सुधा निधि की रचना की थी। ये मतलब काव्य है, लेख है, इनका नाम है सुधा निधि। कौन लिखे हैं? देवराय सेकेंड। ये सभी स्रोत दादा एनसीईआरटी पुस्तक लुसेंट और क्रॉन, ये तीनों बुक के जो भी क्वेश्चन मैच किए गए और जो भी लेटेस्ट एग्जाम में देखा गया वही प्रश्न को रखा गया है, तो आपको शक पैदा नहीं करना है। इसके अलावा इसी काल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। किसके काल में? देवराय सेकेंड के काल में। ठीक है, देवराय सेकेंड के काल में जो है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर आया था। संगम वंश का अंतिम शासक किसे माना गया है? तो विरूपाक्ष को माना गया है ना, जिसे सुलभ नरसिंह ने मारकर सुलभ वंश की स्थापना की। अब देखिए, है ना, सुलभ वंश अभी मैंने बताया ना, ये संगम बात की हो गई, अब सुलभ वंश की बात हो रही है। इसकी स्थापना कौन किया? तो यहीं पर छुपा हुआ है सुलभ नरसिंह। कौन किए हैं? सुलभ नरसिंह, है ना। इसके अलावा तुलुब वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया। हम डायरेक्ट जो है सुलभ वंश से डायरेक्ट तुलुब वंश में आ गए हैं, क्योंकि इस वंश में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं निकला जो आपको बताया जाए। ठीक है, तो तुलुब वंश के संस्थापक कौन हो गए? वीर नरसिंह। सालू वंश के संस्थापक कौन हो गए? मतलब आपका सुलभ नरसिंह। ठीक है, अब नाम ही ऐसा है तो क्या करें, है ना। इसके अलावा कृष्णदेव राय तुलुब वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे। ठीक है, यहां से कृष्णदेव राय को आपको पढ़ना है। कृष्णदेव राय से क्वेश्चन आते हैं। इसके शासनकाल की बात करें तो 1509 से 1530 ईस्वी तक जो है कृष्णदेव राय की शासन रही थी। कृष्णदेव राय का जिक्र जो है बाबरनामा में किया गया है, जो कौन लिखे थे? तो बाबर स्वयं लिखे थे। ठीक है, इसके अलावा बाबर जो है अपने डायरी में फूल पत्ती का भी विवरण किया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। बाबर जो है कलंदर कहलाते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बाबर जो है 5 आक्रमण किए भारत पे, इस पांचों को मैं बता चुका हूं, है ना। खाना खाओ, खानवा का अच्छा चुके हूँ, पानी पियो, खाना खाओ,
चाय पियो, घर जाओ, मर जाओ। इस प्रकार से मैंने पांचों युद्ध का जो है आपको जो है कोड बता दिया हूं बाबर का, है ना। तो ये तो फिलहाल बाबरनामा से ये बात उत्पन्न हुई थी, तो यहाँ पे नहीं पढ़ना है हमें। कृष्णदेव राय पढ़ना है। 1509 से 1530 तुलु वंश के शक्तिशाली राजा थे कृष्णदेव राय। बाबरनामा में इस बात की जिक्र मिलती है। विट्ठल स्वामा मंदिर और 1000 स्तंभों वाला मंदिर। देखिए, एक है सीरी का किला और 1000 खंभा महल, एक है 1000 खंभा महल। तो 1000 खंभा महल जो है ये अलाउद्दीन खिलजी की कृति है, और ये 1000 स्तंभों वाला मंदिर है, न कि ये महल है। तो मंदिर जो है ये कृष्णदेव राय ने बनवाया है। साथ ही साथ विट्ठल स्वामी का मंदिर भी कृष्णदेव राय ने ही बनवाया है। बहमनी वंश की स्थापना, अच्छा कृष्णदेव राय की एक चीज और छूट गया यहाँ पे, आमुक्त मल्याद, है ना। आमुक्त मल्याद, आमुक्त मल्याद जो है ये आपका कृष्णदेव राय के कृति है। आमुक्त माल्याद, इस ये कई बार सीजीएल पूछ चुका है ना, है ना। ये जो है तेलुगु भाषा का ग्रंथ है जो किसके द्वारा लिखा गया, कृष्णदेव राय के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तीन चीज यहाँ से कृष्णदेव राय की कृति होगी, विट्ठल स्वामी मंदिर, 1000 स्तंभों वाला मंदिर, आमुक्त माल्याद किताब। ओके, इसके अलावा बहमनी वंश आ जाता है। बहमनी वंश मैंने बताया अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था, लेकिन इसका जो निक नेम है हसन गंगू है ना। इसके अलावा हसन गंगू ने अपनी राजधानी को कहाँ ले गया था, गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा यहाँ पे जो यात्री भ्रमण करने के लिए आए, जैसे 4-5 यात्री तो आप ऐसे ही जानते हैं। एक इब्न बतूता को जानते हैं जो दिल्ली सल्तनत में हम लोग ने पढ़ चुका है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। रिवीजन हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, है ना। पढ़ने से कोई घाटा नहीं है जी, इसीलिए अकच्छिए मत, है ना। जो क्वेश्चन मान लीजिए रिपीट भी हो रहा है तो अकच्छिए मत, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता। इसके अलावा जो आपका हेनसांग आया था, तो हेनसांग आपका आया था हर्षवर्धन के काल में, वर्धन के काल में। इसके अलावा एक जी फहियान आया था, तो फहियान जो आया था ये विक्रमादित्य के काल में आया था। विक्रमादित्य को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, तो भैया कंफ्यूज नहीं होना। तो ये तीनों यात्री को तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम आगे की यात्री देखते हैं जो विजयनगर साम्राज्य के दौरान यात्रा करा इंडिया का, है ना। तो पुर्तगाली यात्री डोमिनिक पायस आए, है ना। इसके अलावा ये कृष्णदेव राय की बात हो रही है। ओके, सिर्फ ये कृष्णदेव राय की बात हो रही है, ठीक है। तो इसी के काल में डोमिनिक पायस आया जो पुर्तगाली यात्रा था। हजारा मंदिर का निर्माण या 1000 स्तंभों वाला मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया है, और 1000 खंभों की महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है, राइट। दरबार में जो 8 मंत्री हुआ करते थे इसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी में के जो दरबार में 8 गो मंत्री होता था उसे क्या कहते हैं, तो इसे अष्ट प्रधान कहा जाता था, है ना। यहाँ पे ध्यान रखेंगे मंत्रिमंडल से 4 ही आदमी का पूछा जाता है। एक तो कृष्णदेव राय का जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है, एक आपका शिवाजी के मंत्रिमंडल पूछे जाते हैं, महाराज शिवाजी के, तो इसको अष्ट प्रधान कहा जाता है। एक आपका अकबर के मंत्रिमंडल को पूछा जाता है, इसे नवरत्न कहा जाता है, नवरत्न, है ना। और एक आपका जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनके मंत्रिमंडल को पूछे जाते हैं, तो उनके भी नवरत्न ही कहे जाते हैं, नवरत्न ही कहे जाते हैं, है ना। तो ये चारों को ध्यान रखना है आपको मंत्रिमंडल वाले बातों से, है ना। इसके अलावा आंध्र भोज किसे कहा जाता है, तो ये भी आपका कृष्णदेव राय को कहा जाता है। समकालीन पुर्तगाली यात्री कौन थे, अल्बुकर्क, है ना, अल्बुकर्क, है ना, अल्बुकर्क, है ना। इसके अलावा जो आपका रचनाएं हैं ये कौन कौन से हैं देख लीजिए यहाँ पे, आमुक्त माल्याद और जाम्बती कल्याणम, ये दोनों पुस्तक जो लिखे हैं कृष्णदेव राय लिखे हैं। क्योंकि ये सबसे प्रतापी है, यहाँ से क्वेश्चन आती है, तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें कि ये क्या क्या किए हैं, है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कृष्णदेव राय किस वंश से थे, जैसा कि मैंने कहा कि इसके वंश का नाम ही है तुलुब सुलुब, है ना। तो हम भूल जाते हैं भाई, तो कैसे भी चिन्ह लगाइए कि कृष्णदेव राय जो है ये तुलुब वंश के हैं। किस वंश के हैं, तुलुब वंश के हैं, है ना। कैसे भी आप जैसे याद रख सकते हैं दादा रखिए, है ना। इसके अलावा अब देखिए अच्युत देव
राय, ये कृष्णदेव राय वाले फैमिली से ही हैं, तुलु वंश से ही हैं, ठीक है। इसके शासनकाल 1530 से 1542 के बीच में रहा था, है ना। इसी के काल में पुर्तगाली यात्री नुनीज आए थे, तो नुनीज से पूछा जाएगा तो अच्युत राय में आया है। और आपका जो है डोमिनिक पायस, ये कृष्णदेव राय के काल में आए थे, ओके। इसी के शासन काल में पुर्तगाली ने तुतिकोरिन पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। इसके अलावा सदाशिव राय के काल में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, है ना। तालीकोटा का युद्ध ये कब हुआ था? 1565 में। और माना जाता है कि इसी तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन जो है लगभग हो गया था। अभी अभी आपके एमटीएस में क्वेश्चन आया था कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ, तो आपका आंसर था भैया तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। इसके अलावा तालीकोटा का युद्ध को जो है रक्षण तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ये एनसीईआरटी किताब लिखा है, तो हमने भी लिख लिया भैया। तालीकोटा का युद्ध जो है रक्षण तगड़ी का युद्ध कहा जाता है इसे, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। पता नहीं किसी पीसीएस वगैरह में अगर यही पूछ दिया तो, है ना, क्योंकि मैंने देखा है गुलाम वंश को ममलूक वंश कह के पुकारते हुए, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है। जांग की जो हड्डी होती है फीमर, जो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसे मैंने देखा है उरू के नाम से क्वेश्चन पूछते हुए, और अंग्रेजी में भी उरू ही लिख देता है ना। तो बच्चे जो है एकदम कंफ्यूज में पड़ जाते हैं भाई, है ना, ये उरू क्या होती है? यही तो लॉन्गेस्ट बोन है शरीर का, है ना। तो हमें जो क्लू वाला क्वेश्चन है उसे ध्यान जरूर रखनी चाहिए, ठीक है। तालीकोटा के युद्ध को क्या कहते हैं भैया? रक्षण तगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। अरिबिदु वंश के संस्थापक तिरुमल तथा अंतिम शासक श्रीरंग था। अब इससे हमको इतना ही पढ़ना है, मैंने पहले बताया इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छे किताब में आपको संगम काल के जो है 3 ही वंश को दिखाया जाएगा विजयनगर साम्राज्य में, लेकिन 4 वंश थे, है ना। ये भी थे अरिबिदु, है ना। अब इसी वंश के साथ जो है विजयनगर साम्राज्य का पूर्णतः पतन हो गया, ठीक है। अब विजयनगर साम्राज्य में आते हैं, कुछ शासन व्यवस्था को देख लेते हैं। इसमें लगान जो था, टैक्स जो था, ये कितना था? तो 1/6 था। 6 रुपया कोई कमाएगा तो 1 रुपया जो है राजा को जाएगा, ठीक है। सेना के जो अधिकारी हुआ करता था उसे दंड नायक या सेनापति कहा जाता था। स्वर्ण का सिक्का, उस समय जो गोल्ड का सिक्का चलाया गया था उसे क्या कहते हैं? हुन कहा जाता था या परदोष कहा जाता था। और जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे, है ना, दक्षिण भारत के इतिहास में, इसे तार कहा जाता है। क्या? तार, तार, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सिक्के से और भी याद कर लीजिए, है ना, जो इल्तुतमिश ने 2 टका चलाया था और एक आपका जीतल चलाया था, तो ये किस किस के बने हुए थे, है ना। तो टका जो है ये चांदी के बने थे और जीतल जो है ये कापर के बने थे। इसके अलावा सीसा का सिक्का किसने चलाया था भैया? तो सातवाहन ने चलाया था, सातवाहन ने चलाया था। इसके अलावा रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने चलाया था। हम बेशक आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सिक्का वाला एक ही चीज, एक ही जगह देख लीजिए, है ना। रुपया नामक जो सिक्का है ये शेरशाह ने चलाया था, जो आज भी इंडिया का जो है करेंसी है रुपया का नाम, है ना। इसके अलावा सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? ये क्वेश्चन बड़ी भारी पड़ती है बच्चे पे। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई भैया? तो ऑप्शन में अगर कुषाण है तो कुषाण आंसर है, ठीक है। ऑप्शन में कुषाण है ना। एक ऑप्शन में मान लीजिए कुषाण है, एक ऑप्शन में इंडो बैक्टीरियन है ना, इंडो बैक्टीरियन है, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम इंडो बैक्टीरियन को चूज करेंगे, ठीक है, कुषाण को चूज नहीं करेंगे। अगर ये इंडो बैक्टीरियन नहीं है तो कुषाण को मारना पड़ेगा। और अगर ये पूछा जाए कि किसके काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाए गए, तब आंसर इनके रहते हुए भी कुषाण है ना। तो ये लॉजिक कुछ समझ के रखिए, काम आएगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो है स्वर्ण का सिक्का हुन या प्रदोष और चांदी के सिक्के को तार कहा गया उस काल में, संगम काल में, है ना। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं मुगल साम्राज्य पे, जो हीरो है आपके एग्जाम का, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, एक तो दिल्ली सल्तनत से और किसी न किसी रूप में मुगल साम्राज्य से, है ना। तो मुगल साम्राज्य के हम 3 शासक को पहले पढ़ेंगे, बीच में जो घटना घटित हुई उनको पढ़ेंगे, फिर लास्ट वाले शासक को पढ़ेंगे, राइट। तो मुगल साम्राज्य में हम स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जर्नी, है ना। तो स्टार्टिंग जो है दादा, ये पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था भाई? इब्राहिम लोदी, किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और प्लस बाबर, इन दोनों के बीच में हुआ था पानीपत की प्रथम लड़ाई। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो बाबर की। बेशक बाबर की जो भी युद्ध इंडिया में हुआ,
है ना, वो सब में जीत प्राप्त किए हैं, तो आपको हार कभी इसके नाम में लगाना ही नहीं है ना। तो ये बाबर जीते थे, जीते के बाद क्या कर दिया, तो मुगल वंश की स्थापना कर डाला और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई। अगर आपसे कोई पूछे भाई दिल्ली सल्तनत की कार्यकाल कब से कब तक रही, तो 1206 से 1526 तक रही। प्रथम शासक और अंतिम शासक कौन हुए, तो प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुए, है ना। अंतिम शासक कौन हुए, इब्राहिम लोदी हुए, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है 1526 में बाबर के द्वारा। बाबर के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी अभी पूछा गया था कि बाबर भारत आने से पहले किस देश या किस राज्य में मतलब एक शासक के रूप में काम कर चुके थे, तो ये आपका हो जाता है भैया। पहले बाबर के जन्म से आते हैं। चलिए, बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। इनका पिता का नाम जो था उमर शेख मिर्जा था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। बाबर फरगना की गद्दी पे 1494 ईस्वी में बैठा था। ये भी क्वेश्चन CHSL में आ चुका है। इसके अलावा बाबर जो है 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। ये भी क्वेश्चन आपके MTS में आ चुके हैं। बाबर के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र। आपके MTS में पूछा गया था कि जहांगीर के कितने पुत्र थे, ठीक है, राइट। तो यहां से ये भी पूछा जा सकता है। तो बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, जिसमें से 3 पुत्र जो है अपने अपने हिस्सा का लेके जो है संतुष्ट रहा। एक पुत्र जो है राजा बन के संतुष्ट हुए, कौन है, हुमायूं, ठीक है। हुमायूं जो है ये राजा बने थे, बाबर के उत्तराधिकारी थे, है ना। बाबर ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किए, तो 5 बार आक्रमण किए। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सी नीति का प्रयोग किया, तो तुगलकमा नीति का जो है प्रयोग किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने तोपखाना और तुगलकमा नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था, तो भैया ये किए थे पानीपत की फर्स्ट लड़ाई 1526 में। इसके अलावा बाबर का जो तोपची था, तोपची समझते हैं, आजकल इसे अंग्रेज स्टैंडर्ड भाषा में शूटर बोलते हैं। शूटर जो होते हैं ना, गैंग में जो लोग होते हैं, मतलब भाई लोगों का शूटर, है ना। आपने शूट एट वडाला देखा होगा, उसमें बहुत सारे शूटर को दिखाया गया है ना। तो ये जो है आपका उस्ताद अली और मुस्तफा था इनके शूटर, ठीक है। इसके अलावा पानीपत की प्रथम लड़ाई का जो एग्जैक्ट ईस्वी से भी भाई क्वेश्चन आते देखा है भाई, 21 अप्रैल, 23 मई, है ना, 27 जनवरी 1526, इस प्रकार से, है ना। तो ये हुआ आपका 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच हुआ है, कौन जीता, ये तो समझ गए। खानवा का युद्ध होता है अगले ही साल यानी 27 में, राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है ना। फिर चंदेरी का युद्ध होता है इसके अगले साल, मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। फिर होता है घाघरा का युद्ध उसी से अगले साल, है ना, किसके बीच, अफगान और बाबर के साथ। और बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। तो यहाँ से क्या कोड निकल के आया है भाई, है ना, पानीपत, पानी पियो, खानवा का युद्ध, खाना खाओ, चंदेरी का युद्ध, है ना, चाय पियो, घाघरा का युद्ध, घर जाओ और फिर मर जाओ। तो इस प्रकार से जो है ये कोड है, पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, मर जाओ। ये बाबर के जो है लगातार ईस्वी 1526 से 1530 तक जाना है, और हर में एक युद्ध का नाम और लास्ट में मरने का नाम है, राइट। इसके अलावा बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो कलंदर की उपाधि दी गई थी, दानशीलता की भावना रखने के लिए। बाबर गाजी की उपाधि धारण करा था क्या, तो हाँ, गाजी की उपाधि जो है बाबर ने धारण किया था, है ना। खानवा के युद्ध में जैसे ही विजय मिला, फट से पहले गाजी बना, है ना। इसके अलावा प्रारंभ बाबर जब बाबर मर गए तो सबसे पहले कहां पर दफनाया गया था, तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में उनकी इच्छा अनुसार इसे काबुल में दफनाया गया, राइट। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है, जो ऑटोबायोग्राफी है, खुदे लिखा है ना। और किस भाषा में था भैया, तो तुर्की भाषा में। इस किताब को बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद करवाया। ये अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबारी थे, है ना। इसके अलावा हुमायूं आ जाता है भाई बाबर के बाद सेकेंड शासक आपका हुमायूं की कार्यकाल रहा था 1530 से 1556। 1530 में हुमायूं ने गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व वो कहाँ का सूबेदार था, तो बख्त खां का सूबेदार था, बख्त खां, इस प्रकार से लिखिएगा, बख्त खां, इसके सूबेदार थे कौन, हुमायूं, राइट। क्योंकि अभी अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था
कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, है ना। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो बाबर ने, अगला जो पॉइंट हमारा कि बाबर कौन से नगर की स्थापना करा, तो बाबर जो है दीन पनाह नगर की स्थापना किया था। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, ये काफी फेमस है, जो आपको ध्यान रखना है। चौसा का युद्ध, ये चौसा बिहार में है ना, 1539 में होता है, शेर खान और हुमायूं के बीच, शेर खान विजय, राइट। इसके अलावा 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है, इसमें भी शेर खान ने हुमायूं को परास्त किया और दिल्ली पर कब्जा किया। ये वही शेर खान है, समझ रहे हैं ना, सूर्यवंश के संस्थापक सूरी बाबा, है ना। इसके अलावा हुमायूं लगभग 10 वर्षों तक जो है, 10 या 12 वर्ष तक जो है निर्वासन की जिंदगी गुजारा बेचारे ने, है ना। इसके अलावा हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध जो है देवरा का है, चौसा का है, बिलग्राम का है, सरहिंद का है। ये 4 युद्ध इंपोर्टेंट है इंडिया में, जिसमें से आपके एग्जाम में 2 युद्ध आता है। कौन कौन सा आता है, एक तो चौसा का और एक तो बिलग्राम का। दोनों में सेम कैरेक्टर है ना, शेरशाह सूरी और हुमायूं, शेरशाह सूरी और हुमायूं। इस युद्ध में जब आपका 1540 के बिलग्राम युद्ध में पराजय हाथ लगता है हुमायूं को, तब जो है सूर्यवंश की स्थापना बीच में कर लेते हैं, कौन, शेरशाह सूरी। इससे पहले हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो ये आपका दिल्ली के अंदर है, हुमायूं का मकबरा, है ना। इसको कौन बनाया था, तो बेगा बेगम, है ना, बेगा बेगम, जो हुमायूं की विधवा पत्नी थी। इसके अलावा इसे बनाने का श्रेय जो है कहीं कहीं किताब में अकबर को भी जाता है ना। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में एग्जैक्ट क्या है ना। इसके अलावा शेरशाह सूरी, अब हम आ जाते हैं सूर्यवंश के अंदर। शेरशाह सूरी जो है, इसके कार्यकाल रहे थे दादा 1540 से 1545, है ना। इसमें जो इंपोर्टेंट हुआ इसे देख लेंगे। शेरशाह सूरी कहाँ के शासक थे, सबसे पहले अफगान शासक थे ये, ठीक है। जैसे आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर किसके वंशज हैं, तो बाबर जो है ये तैमूर के वंशज है ना। तो इसी प्रकार से ये कौन से शासक थे शेरशाह सूरी, तो अफगानी शासक थे। किस वंश की स्थापना करा, सूर्यवंश की स्थापना करा। शेरशाह का बचपन का नाम क्या है, फरीद खान है, क्या है, फरीद खान। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो भाई जो इनके समाधि है, मकबरा है, ये आपका कहाँ पे है, सासाराम बिहार के अंदर स्थित है। शेरशाह ने चांदी का रुपया चलाया, चांदी का जो सिक्का था उसका नाम रुपया था, और मैंने अभी कहा यही रुपया जो है आज भारत के जो है करेंसी है, साथ ही साथ कई अन्य देशों के भी करेंसी है। जैसे नेपाल में जाइएगा तो नेपाली रुपया, पाकिस्तान में जाएंगे तो पाकिस्तानी रुपया, है ना। इस प्रकार से इसके अलावा शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्रा को फिर से पटना कहने लगे, है ना। जो आज पटना है ये शेरशाह सूरी का दिया हुआ नाम है। इसके अलावा ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का नाम सुने हैं ना। जीटी रोड पहले बनता कैसे है ये भी समझ लीजिए। NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड कहा जाता है। इसकी मरम्मत करवाया था आपका कौन, शेरशाह सूरी। लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि उस समय नेशनल हाईवे कौन बनवाया था, है ना। हाँ, मतलब ये जो रोड होंगे ना उसी को मॉडिफाई करके ये हाईवे बनाया गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। इसके बारे में विस्तृत तो पढ़ना पड़ेगा, ये सोचनीय बात है भाई, है ना। इसके अलावा 1556 से 1605 आगे भैया अकबर। अकबर से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये 3rd मुगल बादशाह हुए बाबर और हुमायूं के बीच, है ना। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये पंजाब के कलनौर में हुआ था, और जब राजा बने थे अकबर तब 13 वर्ष की उम्र थी, ये भी पूछा गया है। अकबर के प्रारंभिक दिनों का रीजेंट जो है ये बैरम खान थे। कौन, बैरम खान। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इस लड़ाई में अकबर की विजय होती है। इसके अलावा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इसमें अकबर विजय रहा था, है ना। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इसमें जो है अकबर ही विजय होता है। इस युद्ध में अकबर के जो सेना थे यानी मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो मान सिंह एवं आसिफ खान। ये भी क्वेश्चन देखा गया है कि पानीपत की हल्दी घाटी के युद्ध में
अकबर के जो है सेनापति कौन थे, तो मान सिंह थे। ये इसलिए पूछा जाता है कि देखिए घर का भेदी लंका डाहे, आपने ये वाला सुना होगा ना कि घर का भेदी लंका डाहे, डाहे है ना। ये कौन है भाई, ये विभीषण है। कौन है, विभीषण। विभीषण के कारण जो है लंका जली थी, है ना। भले रावण अत्याचार किया था, है ना, बहुत बड़े पंडित थे रावण, है ना, वो अपने जगह सही थे, इसको घमंड खा गया, ये तो गलत थे ही थे। लेकिन इतना जल्दी भगवान होते हुए लंका नहीं जल सकता था जैसा लग रहा है, लेकिन जो विभीषण है वो गुप्त बात बताते गए और प्रभु का काम जो है आसान होता गया, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि लड़ाई जो हुआ है ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ है, और ये मान सिंह, है ना, मान सिंह इनके सेनापति है। तो कुछ ऐसा आपको दिख नहीं रहा है कि घर की बेदी लंका डाहे, है ना। तो इसी कारण ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा चार बाग शैली का निर्माण, है ना, चार बाग शैली का निर्माण जो है अकबर के समय में हुई थी, अकबर के समय में हुई थी। इसमें भी सब कोई अपने अपने जगह सही थे भाई, कोई अपना ड्यूटी निभा रहा था, कोई अपना फर्ज निभा रहा था, राइट, है ना। राजस्व प्राप्ति के लिए जब्दी प्रणाली, दीने इलाही, दहसाला बंदोबस्त, ये सभी के सभी अकबर के समय में घटित होने वाले प्रमुख घटना है। तो अकबर से काफी क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने अभी 4 आदमी का मंत्रिमंडल बताया था, अकबर, कृष्णदेव राय, है ना, शिवाजी महाराज और इसके अलावा विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें अकबर के मंत्रिमंडल को भी नवरत्न कहा जाता है। इसके अलावा अकबर के दरबारी संगीतकार कौन थे, तानसेन, है ना। मध्य प्रदेश के सरकार जो है तानसेन सम्मान भी देते हैं, है ना, संगीत के क्षेत्र में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो तानसेन का ओरिजिनल नाम भी पूछा जाता है, तो रामतनु पांडे जो है ये तानसेन के ओरिजिनल नाम थे, जो उस समय के मशहूर गायक हुआ करते थे, ठीक है। अब आते हैं अकबर के कुछ कृत्य जो इन्होंने किया है। जैसे दास प्रथा का अंत पूछा जाता है डायरेक्ट ईस्वी कि दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो बताइएगा 1562 में हुआ था आपका किसका, दास प्रथा का अंत, है ना। इसके अलावा दास प्रथा का अंत हो गया। इसके अलावा तीर्थ यात्री कर समाप्ति कब हुई थी, 1563 में। जजिया कर कब समाप्त हुए थे, 1564 में। फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571 में। इबादत खाना की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीने इलाही की शुरुआत 1582 में और राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1585 में। अब क्या इतने याद हो पाएंगे आपको, तो आप कहोगे नहीं नहीं, है ना। तो ये सब याद नहीं रखना है आपको, एक दास प्रथा का अंत रखना है 1562। बाद बाकी ये जो आप देख रहे हैं इसकी इस भी इंपोर्टेंट नहीं है, आज तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बस ये पूछा जाता है कि तीर्थ यात्री कर समाप्ति किसने करवाया, तो अकबर ने करवाया। जजिया कर समाप्त किसने करवाया, अकबर ने कराया। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने करवाया। इबादत खाना की निर्माण किसने करवाया, अकबर ने कराया। मजहर की घोषणा किसने किया था, अकबर ने किया था। दीन इलाही की शुरुआत किसने करवाया, अकबर ने करवाया। तो ऐसे फॉर्म में याद रखना है, लेकिन दास प्रथा का अंत की ईस्वी जरूर याद रखना है, राइट। अकबर के दरबार में देखिए चित्रकार रहते थे, इसमें फेमस थे दसवंत, बसावन और अब्दुल समद। आप जानते हैं कि मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल सलीम के काल को कहा जाता है, यानी जहांगीर के काल को कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकबर के दरबार में चित्रकला के कोई कलाकार नहीं थे गिने चुने, और जो फेमस थे वो आपसे पूछा जाता है ना। तो इसके दरबार में दसावन, बसावन और अब्दुल समद, ये 3 जो है चित्रकला के प्रमुख पेंटर थे। इसके अलावा अकबर के समकालीन कौन थे भैया, तो सलीम चिश्ती। यही वो सलीम चिश्ती है, कहा जाता है कि इनके ही आशीर्वाद से जो है आपका सलीम पैदा हुआ था, जहांगीर पैदा हुआ था। इनके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय के शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को, है ना। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक माने जाते हैं। और मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में है। भर दे झोली मेरे ओ मोहम्मद, दर से तेरे न जाएंगे खाली, ये वाला गाना आपने सुना होगा बजरंगी भाईजान की। ये जो है गाना इस दरगाह पे फिल्माया गया है। इसके अलावा अकबर की मृत्यु 1605 में होती है, आगरा के पास सिकंदरा में इन्हें दफनाया गया,
ठीक है। अब अकबर के द्वारा किया गया कुछ कृत्य जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आगरा का किला ने बनवाया अकबर, फतेहपुर सिकरी में शीश महल का निर्माण करवाया, इसके अलावा दीवाने खास की जो है गठन किया, पंचमहल का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी के अंदर बनवाए, जोधाबाई महल बनवाए, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला बनवाए। तो ये अकबर के इतने सारे कृत्य हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अकबरनामा के लेखक कौन है भैया? अबुल फजल है, इसे ही आईने अकबरी कहते हैं। आईने अकबरी भी इसे ही कहते हैं, अकबरनामा को ही कहते हैं। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है मुगल काल के अंदर, है ना। अकबर जो है ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ के समकालीन थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन फूट के तो आएगी ना कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय ब्रिटेन के जो है महारानी कौन थी? तो भैया एलिजाबेथ, है ना। कैसे कैसे भैया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था। अकबर का कार्यकाल 1605 तक रहा था। कहा जा रहा है कि अकबर के समकालीन थी आपका कौन? महारानी एलिजाबेथ, है ना। तो जब 1600 में जब खुला होगा तो यही एलिजाबेथ ना परमिशन देगा, है ना। तो बात यहाँ पे लॉजिक की है। इसके अलावा अकबर के काल में बदायूं ने महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्जनामा के नाम से किया। रज्जनामा के नाम से जो है फारसी में महाभारत को ट्रांसलेट करने का काम जो है बदायूं ने किया। और किसके संरक्षण में? तो अकबर के संरक्षण में। अब आ जाते हैं जहांगीर। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 ईस्वी के बीच में होती है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु अर्जन देव को फांसी की सजा दिला दी थी। जहांगीर ने नूरजहां से शादी करा था, जिसका ओरिजिनल नाम पूछा जाता है मेहरुनिस्सा है ना। जहांगीर के कितने बेटे थे? 5 पुत्र थे। ये क्वेश्चन एमटीएस में आ चुका है ना। ये 5 बेटे के नाम खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। इसमें से जहांदार को लंपट मूर्ख कहा जाता है ना। ये आप समझते हैं। खुर्रम जिनका बाद में नाम जो है शाहजहां का नाम ही खुर्रम है, राइट। इसके अलावा जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है ना। पूर्णतः संगमरमर से निर्मित जो इमाद उद्दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। इस इमारत में पितरा दूरा नामक जरी का काम किया जाता है। देखिए आपसे पूछा गया है कि भाई पितरा दूरा क्या होता है? जो इमारतों वगैरह या किसी भी चीज पे नक्काशी किया जाता है जरी जैसा, उसे पितरा दूरा, एक डिजाइन है अच्छा लगने के लिए, पितरा दूरा कहा जाता है ना। एक जरूर याद रखिएगा, ये सेंगोल आए हैं भाई राष्ट्रपति भवन में, है ना। तो इसे भी नया संसद में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे सेंगोल को, है ना। तो पितरा दूरा कहा जाता है। तो जो सबसे पहले पूर्णतः संगमरमर से बनाया गया नक्काशी है, इसका नाम है इमादुद्दौला का मकबरा, है ना। इसके अलावा जहांगीर के मकबरा का निर्माण कौन करवाया? तो उनकी पत्नी नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल के दौरान कौन कौन आए भाई? कैप्टन हॉकिंस आए, अंग्रेज है। सर टॉमस रो आए, ये भी अंग्रेज है ना। विलियम फिंच आए, ये सभी के सभी जहांगीर के शासनकाल में जो है भारत आए थे। अब हम आ जाते हैं शाहजहां के पास। शाहजहां की कार्यकाल 1627 से 1657 के मध्य में रहा था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया है। और आज भी बहुत सारे मजनू जो है वहीं जाके अपनी अपनी गाथा लिखते हैं, है ना। इसके अलावा ताजमहल का रूपरेखा जो है उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। मजनू कहने का मतलब है जो ये आजकल के जो आशिक लोग होते हैं, पेड़ पे छाल पे लिख देंगे, है ना, फलना चिलना, अरे बनाना है तो कुछ ताजमहल जैसे बनवाओ छोटा मोटा, है ना। ताजमहल का रूपरेखा जो है उस्ताद ईसा ने तैयार करवाया था, है ना। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार जो है उस्ताद अहमद लाहौरी था, है ना। उस्ताद अहमद लाहौरी था। हद तो तब हो जाती है दोस्तों, ये खराब लगता है जब आप ट्रेन में बैठे हैं उसके सीट पे लिख देते हैं, है ना। तो ये बड़ा गलत है ना। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। इसे तख्ते तौस कहा जाता है ना, तख्ते तौस कहा जाता है मयूर सिंहासन को, है ना, तख्ते तौस, है ना। तो इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के कार्यकाल को मुगल काल के अंदर स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा गया है। स्थापत्य मतलब समझते हैं ना, ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह बनाए गए हैं, जो धरोहर है आज हमारी, तो ये ज्यादातर शाहजहां के कार्यकाल में बनाए गए हैं। शाहजहां के पुत्रों के बीच कौन सा लड़ाई हुआ था? तो घरमट का युद्ध।
घरमट का युद्ध जो है, ये धर्मत का युद्ध कहिए या धर्मट का युद्ध कहिए, ये 1658 में हुआ था। इसे उत्तराधिकारी का युद्ध भी कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाता है औरंगजेब। औरंगजेब जो है ये 1658 से 1707 तक जो है गद्दी संभाले। औरंगजेब को क्या कहा जाता है, तो जिंदा पीर कहा जाता है। क्या? जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद करके कहाँ रखा था, तो जयपुर भवन में। डायरेक्ट ये पूछा जाता है इस क्वेश्चन से कि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद करके कहाँ रखा था, तो आप कहेंगे जी जयपुर भवन में, ठीक है। गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने करवाया था, है ना। कौन करवाया था? औरंगजेब ने। इसके अलावा जजिया कर को पुनः लागू किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। और ये समाप्ति कौन करवाया थे? अभी आपने पीछे देखा और मैंने इसके ईस्वी याद रखने को भी कहा था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है ना। और औरंगाबाद एक जगह और कहाँ है इंडिया में? तो बिहारों में है ना। बीजापुर गोलकुंडा और बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीत के मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, बीजापुर और गोलकुंडा को किसने जीता मुगल वंश में? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू था। आश्चर्य लगा ना? आश्चर्य है ना। तो ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा अन्य मुगल बादशाह के बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी मिलेंगे, फिर हम चलेंगे इस बीच में जो अलग घटना घटी उसको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, है ना। इसके अलावा अगर एक बार में वीडियो देखने में बोरिंग फील हो रही हो तो स्टॉप करें, बाद में देखें, लेकिन देखें पूरा, है ना, क्योंकि आपके ही काम के लिए है ना। इसके अलावा जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, है ना। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। ये नारियों के प्रति ज्यादा लगाव रखते थे, है ना। मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो है ये मोहम्मद शाह हुआ करता था, ठीक है। मयूर सिंहासन, वही मयूर सिंहासन तख्ते तौस जिसे शाहजहां ने बनवाया था, जिसे आपने इसी वीडियो के अंदर पहले देखा। बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे, है ना। इसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर सेकेंड थे, है ना। इतनी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट अबाउट मुगल के बारे में कुछ और देख लेते हैं। जैसे मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था उस समय? तो विजारत कहा जाता था। विजारत, है ना, मंत्री परिषद को। इसके अलावा मुगल काल में वजीर का पद जो है सर्वाधिक बड़ी पद हुआ करता था। जैसे मराठों के काल में पेशवा का पद जो है सर्वोच्च हुआ करता था, राइट। इसके अलावा जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ना, वो ग्राम है। और आज भी आप देखोगे ना तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही है इंडिया में, है ना। ग्राम पंचायत भैया, स्थानीय स्वशासन, है ना। इसके अलावा सूबेदार नामक अधिकारी जो है प्रांतों में शांति स्थापित करवाने का काम करता था। आज भी सूबेदार की यही काम है लगभग, है ना। इसके अलावा दीवान नामक अधिकारी जो है प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। जो भाई उस क्षेत्र के टैक्स होती थी उसकी जो चीफ अधिकारी होते थे उसे दीवान नाम दिया गया था, राइट। ये सब मुगल काल की बात हो रही है ना। प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। देखिए भूमि भी कई प्रकार के होते थे, पोलज होते थे, बंजर होते थे, एक बादशाह के नियंत्रण में होते थे, एक लीज पे लिया था। तो जो बादशाह के नियंत्रण में भूमि हुआ करता था उसे खालसा भूमि कहा गया था। बादशाह के नियंत्रण मतलब उस पर पूर्ण अधिकार बादशाह का ही है, किसी के इंटरफेयर नहीं, है ना। जागीर भूमि वह भूमि को कहा जाता था। जैसे मैं मान लीजिए उस समय मैं सेना हूँ मुगल काल में, है ना, तो मुझे तनख्वाह के बदले जो भूमि ऑफर किए जाते थे उसे जो है जागीर कहा जाता था। जागीर, एक जागीर पिक्चर भी है, डैनी का, प्रेम चोपड़ा, ये सब हीरो के कैरेक्टर में है, ठीक है। ये सब हीरो बने हैं, मुख्य अभिनेता है भाई, है ना। इसके अलावा नियमित रूप से खेती योग्य भूमि को जो है पोलाज कहा जाता है। क्या? पोलज, जो मतलब नियमित रूप से मैं बताया ना, बांगर भी हो, मतलब बंजर भी खेत हुआ करते थे। ऐसा खेत हुआ करता था कि इस साल खेती हुआ तो अगले साल नहीं होगा, उससे अगले साल होगा, मतलब अल्टरनेट में किए जाते थे। तो जो हर साल खेती योग्य भूमि था उसे क्या कहा जाता था? पोलाज, है ना। मुगल काल में सर्वाधिक सिक्कों की ढलाई किसके समय हुई? औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में ही सबसे ज्यादा हिंदू शासक मतलब हिंदू सेना भी थे, मतलब इनके सेना में हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी। इसके अलावा मुगल सेना में जो है 4 भागों में विभक्त थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना, हाथी सेना। अब बताइए आप
पीसीएस तक का एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन छूटेगा क्या? नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, नहीं छूटना चाहिए। इसके अलावा मराठा साम्राज्य पे हम आ गए हैं। मराठा साम्राज्य के बारे में क्या है थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मराठा साम्राज्य में है ना संस्थापक कौन है भैया? शिवाजी। जन्म कब होती है? 1627 में शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी के दो गुरु हुए, एक तो गुरु कोंडवदेव, एक गुरु रामदास। गुरु रामदास जो है ये शिवाजी साहब के आध्यात्मिक मतलब आप जानते हैं ना जो स्पिरिचुअल होता है, जो धार्मिक होता है, आध्यात्मिक गुरु हुए, और ये राजनीतिक गुरु हुए दादा कोंडवदेव। इसके अलावा शिवाजी ने अपने राजधानी को रायगढ़ में बनाया था। रायगढ़ महाराष्ट्र के अंदर है ना। एक छत्तीसगढ़ में भी रायगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ में भी रायगढ़ है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। पुरंदर की संधि दो बार होता है, एक 1776 में होता है अंग्रेज के साथ, और एक बार होता है 1665 में जयसिंह और शिवाजी के साथ, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? काशी के अंदर करवाया। किस विद्वान से करवाया? विद्वान गंगा भट्ट से। ये कहाँ के रहने वाले थे? काशी के। काशी मतलब बनारस। तो इनसे ही राज्याभिषेक अपना करवाया था। शिवाजी ने को औरंगजेब ने कैद कर कहाँ रखा था? जयपुर भवन में। इसकी डिस्कशन पहले भी हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं? अष्टप्रधान। ये दोनों डिस्कशन पहले हो चुका है। शिवाजी के काल में ली जाने वाली टैक्स इंपोर्टेंट लिखेगा, इसको इंपोर्टेंट लिखेगा कि शिवाजी के काल में जो टैक्स ली जाती थी उसको क्या क्या नाम दिया गया था। तो एक तो चौथ नाम दिया गया था और एक सरदेशमुखी नाम दिया गया था। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, कई बार आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड किए होंगे ये वाला, है ना। इसके अलावा अष्टप्रधान के अंतर्गत जो सर्वोच्च पद था ये पेशवा का था, जो प्रधानमंत्री के जैसा हुआ करता था, है ना। सुमंत जो था उस समय का ये विदेश मंत्री, और अमत्य जो थे ये राजस्व मंत्री हुआ करते थे आपका किससे? मराठों के काल में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, है ना, अमात्य, है ना। इसके अलावा शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो संभाजी, है ना। संभाजी ने अपनी सेकेंड राजधानी को सतारा जो है ले गया था। ये वही सतारा है जिसे बाद में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज हड़प नीति के तहत जो है डलहौजी ने 1848 में हड़पा था। तो ये सतारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन थे? तो बाजीराव प्रथम, है ना। पेशवा बाजीराव प्रथम जो है ये दिल्ली पे आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा हुए। बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव नया पेशवा बन गया था। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब कहा जाता था, ठीक है। बालाजी बाजीराव को क्या कहा जाता है? तो नाना साहेब कहा जाता है। पानीपत की जो थर्ड लड़ाई हुआ था उसमें मराठा साम्राज्य इंक्लूड था और अहमद शाह अब्दाली की टीम थी, है ना। तो इसमें भले ही मराठे साम्राज्य की जो है हार हुई है, लेकिन काफी हरा के हारे थे, ठीक है। तो इस युद्ध में जो है मराठो साम्राज्य की तरफ से जो मतलब क्या बोलते हैं सेनापति कौन थे? तो आप कहोगे कौन थे भैया? तो सदाशिव राव भाऊ थे, है ना। इसके अलावा जो पानीपत की थर्ड लड़ाई हुई थी ये बालाजी बाजीराव के समय में ही हुई थी, ये पेशवा थे उस समय का, ठीक है। इसके अलावा बालाजी बाजीराव की बाद जो है माधव राव नया पेशवा बना, जिसे शाह आलम सेकेंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, है ना। यानी अगर आपसे पूछे कि कौन से पेशवा मुगल जो साम्राज्य के शासक हैं उनकी मदद करी, तो आप कहोगे कौन सा? माधव राव, है ना। इन्होंने शाह आलम सेकेंड को गद्दी पर फिर से बैठाया। अंतिम पेशवा कौन है भैया? अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ही था, बाजीराव सेकेंड ही था। अब यहाँ पे इस दौरान कुछ संधियां होती है जो आपको ध्यान रखना है। सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776। अभी आपने देखा कि पुरंदर की संधि 1665 में हुआ है राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। तो जब जयसिंह और शिवाजी के बीच में की बात करें तो 1665, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अगर पुरंदर की संधि हो रही है तो 1776 में होती है। सालाबाई की संधि 1782, बेसिन की संधि 1802, है ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782, दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध 1805, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817। तो इस सीट को जो है 5 बार देखे, कम से कम कितने बार? 5 बार। इसके अलावा आधुनिक भारत उत्तरकालीन मुगल सम्राट, देखिए इसके अलावा जो अवध है, अवध के संस्थापक कौन है? सदात खां। ये काफी बार पूछा जाता है, इसे VVI कर लेंगे इन चारों पॉइंट को, राइट। जो अवध के नवाब हैं, अवध के जो संस्थापक, माफ कीजिएगा, अवध के जो संस्थापक माना जाता है, जो मुगल से स्वतंत्र प्रदेश हुआ करता था उस समय, तो ये सदात खां थे। हैदराबाद के कौन थे भाई? निजाम उल मुल्क। बंगाल के मुर्शीद
कुली खान और कर्नाटक के सादुतुल्ला खां। तो ये जो है स्वतंत्र शासक थे जो मुगल के अधिकार में नहीं थे उस समय, ठीक है। तो इनके जो है जो शासक थे उनका नाम पूछा जाता है। इसके अलावा मुगल बादशाह बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम, है ना। इसे साहबे खबर के उपनाम से भी जाना जाता था, है ना। जहादार शाह को लंपट मूर्ख मतलब हमने डिस्कशन कर ही लिया है। खुशियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद साहब को रंगीला बादशाह कहा जाता है। माफ कीजिएगा, मोहम्मद साहब नहीं होगा, मोहम्मद साहब जो हैं ये बड़े हस्ती हैं भाई। मोहम्मद साहब जो हैं ये इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, है ना, इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। यहाँ पे मोहम्मद शाह लिखना है, मिसप्रिंट हुआ था, ठीक है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था भैया? मोहम्मद शाह, है ना। कब किए थे? 1739 में। अरे वो वही नादिर शाह है जो, है ना, ये वही नादिर शाह है जो कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन यानी तख्ते तौस को लेकर यहां से भाग गया। कहाँ? ईरान। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ओरिजिनल नेपोलियन कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। तो यहाँ पे 3 जगह के नेपोलियन आपने देखा, ओरिजिनल वाला फ्रांस, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। बहरहाल ये तो साइड की बात हो गई। यहाँ पे जो बात हो रही है कि हीरा को किसने ले गया और आपका जो है तख्ते तौस को लूट के किसने ले गया? तो नादिर शाह, ठीक है। इसके अलावा भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन हुए? बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसको अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण कैद कर लिया और रंगून ले गया। रंगून बर्मा में है जहां इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लाल किला में हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने बहादुर शाह जफर सेकंड ने करवाया था। अब हम आते हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन। देखिए यूरोपीय कंपनी का आगमन जो भारत में हुआ, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, इस प्रकार से हुआ, है ना। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। ऐसे जो भारत की खोजने का श्रेय है ये वास्को डी गामा को दिया जाता है। वास्को डी गामा कब आए थे भारत? 1498 में आए थे। कहाँ पहुंचे थे? तो कालीकट बंदरगाह, है ना, कालीकट पहुंचे थे। इसके अलावा दूसरी बार भी वास्को डी गामा भारत आता है, ये आपका 1502 ईस्वी में आता है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1505 इसी के समय में जो है फ्रांसिस्को द अल्मेरा भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है, लेकिन ये ज्यादा दिन चलता नहीं है। फिर 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अलबुर्क भारत में पुर्तगालियों का, है ना, वास्तविक वायसराय बन के आता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि हमने दुकान चालू किया, मेरा बोलने का लहजा ठीक नहीं है, कस्टमर नहीं जुटा पाए। अब हो सकता है कि मेरा भाई, उनकी आवाज बहुत मीठा है ना। पॉलिटिक्स मतलब लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है ये चीज जानते हैं, तो बहुत धंधा को बढ़ा लिया। उसी प्रकार से वास्तविक उस धंधा का संरक्षण मैं अपने भाई को दूंगा कहा जाएगा, है ना। इसी प्रकार से जो पुर्तगाली वायसराय आया था सबसे पहले, ये आपका अल्मेरा आए थे, लेकिन ये प्रभावी नहीं निकले। फिर 1509 में अल्फांसो द अलबुर्क आया, ठीक है, और 21 साल में अपना जो है क्रियाकलाप दिखाना स्टार्ट कर दिया। 9 में आया और 10 में जो है सीधे सीधे, है ना, सबसे पहले बीजापुर के जो यूसुफ आदिल शाह हैं उनसे आपका गोवा को जीत लिया। और गोवा जो है 1510 में आपका चला गया विदेशी पावर के अंदर, और सबसे बाद में 1961 में जो है रिलीज हुआ। तो आप समझ सकते हैं गोवा सबसे पहले गुलाम, सबसे बाद में आजाद, है ना। इसके अलावा पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? देखिए पुर्तगाली जो सबसे पहले फैक्ट्री है ये कोचीन के अंदर खोली। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम के अंदर खोली और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर खोली। तो ये तीनों पॉइंट आप यहाँ से ध्यान जरूर रखें कि कौन कौन से कंपनी मतलब विदेशी पावर जो है कहाँ कहाँ पे अपनी पहली फैक्ट्री खोली। तो इसे VVI करके रखेंगे दोस्तों। सिर्फ MTS ही निकालना मोटो नहीं है, आपको जो है उस कुर्सी तक ले जाना मेरा मोटो है। कल एक बच्चा बोल रहा था सर रोज बेरोजगार रमेश नाम है उसका, कि इस नाम में से बेरोजगार निकाल दीजिए कृपा होगी, है ना। आप पढ़िए, होगा क्यों नहीं बेरोजगार। अरे अच्छे चीज निकल जाते हैं, बेरोजगार निकलना क्या बात है भाई, बेरोजगार तो निकलेगा ही निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, जो पढ़ेगा होगा भैया, है ना। इसके अलावा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1498 ईस्वी में होता है, यानी जिस साल जो है आपका वास्को डी गामा भारत को खोजा उसी साल जो है आपका यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई पुर्तगाल वाली की। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। इसमें पूछा जाता है कि इसके समय मुगल बादशाह कौन थे? तो अकबर थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुआ था। देखिए भारत पे सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। देखिए आप जो है लगभग सभी यूरोपियन पावर अपने अपने दम आजमाने आ गए थे, है ना, लेकिन अंत में अंग्रेज ने काफी खूंखार निकला और डटे रहे बहुत दिन तक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक बेदरा का युद्ध होता है, बेदरा का। इस बेदरा का युद्ध में अंग्रेज और डच के मध्य युद्ध होती है। इस डच को जो है पूर्णतः लगभग समाप्त करके भेज देते हैं इंडिया से, तो चलो एक डच खाली हो गया। इसके अलावा एक और युद्ध होता है इस प्रकार का, वाडिवास का युद्ध। ये कब होता है? 1760 में। अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ते हैं? आयरकूट, है ना, और इधर रहते हैं आपका जो है फ्रांसिस मतलब फ्रांस के मतलब सेना, है ना। तो इसमें भी फ्रांसीसी की हार होती है और ये निर्णायक युद्ध होती है और इसमें भी फ्रांस की सत्ता जो है लगभग समाप्त मानी जाती है। लेकिन अंग्रेज ने एक चंद्रपुर नामक जगह है उसको छोड़ के बाद बाकी सभी जगह जो जीते थे फ्रांसीसी को लौटा देता है ना। इसके अलावा जो अगला है हमारा 31 दिसंबर 16 फरवरी 1 सेकेंड 31 दिसंबर इंग्लैंड के, अच्छा 31 दिसंबर 1600, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना अधिकार पत्र जो है सौंपता है। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस में पूछा गया था। ठीक है, मुगल दरबार में आने वाले जो प्रथम अंग्रेज थे ये कौन थे? तो भैया कैप्टन हॉकिंस थे, है ना। किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में, नहीं कैप्टन जहांगीर के दरबार में सर टैमस रो आए थे, राइट। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन थे? तो रेड ड्रैगन था, इनका नाम है रेड ड्रैगन, जो प्रथम जहाज थे जो भारत आए थे। अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के मध्य 1763 में पेरिस की संधि हुई। देखिए अभी युद्ध हुआ था अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में। कौन सा युद्ध हुआ था भाई? बार्डिवास का युद्ध, है ना। तो भाई समझौता भी तो होंगे, नहीं तो युद्ध तो चलता ही रहेगा। जैसे अभी यूक्रेन और रसिया की जो युद्ध चल रहा है, कोई समझौता नहीं हो रहा है, इसीलिए रुक नहीं रहा है। जिस दिन समझौता मतलब कुछ ना कुछ अच्छा, है ना। तो 1763 में जो है दोनों समझदार देश ने समझौता कर लिया। इसके अलावा बंगाल और अंग्रेज से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए बंगाल, मुर्शूद कुली खान अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। सर्वप्रथम बंगाल चरमोत्कर्ष पर अलीवर्दी खान के शासनकाल में पहुंचा था, है ना। एक सेकेंड, हाँ तो कहाँ थे? ये जो है आपका वाडिवास का युद्ध जो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई और लगभग समाप्त हो गई उनकी सत्ता, है ना। इसके अलावा 1763 में पेरिस की संधि के तहत जो है दोनों में मांडवली हुआ। मांडवली मतलब समझौता। इसके अलावा बंगाल और अंग्रेज, है ना। अब देखते हैं कि बंगाल में जो अंग्रेज के मतलब बंगाल के जो शासक हुए उसके अंग्रेज के साथ जो है क्या क्या हुआ था। मुर्शीद कुली खान अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल के कौन से शासक अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद जो है स्थानांतरित किए? याद रखेंगे, बंगाल की प्रथम राजधानी ढाका, सेकेंडरी राजधानी मुर्शिदाबाद। क्वेश्चन आपको खुद बनाने आना चाहिए, राइट। तो ये थे मुर्शीद कुली खान। सर्वप्रथम बंगाल चरमोत्कर्ष पर अलीवर्दी खान के शासनकाल में पहुंचा था। ठीक है, प्रारंभ में अलीवर्दी खान बिहार के सूबेदार थे, है ना। इसके अलावा इनके मृत्यु के बाद उनके जो दामाद थे सिराजुद्दौला, है ना, ये गद्दी को संभाला, है ना। और सिराजुद्दौला जो है काफी नाम कमाया, है ना। सिराजुद्दौला को ही अंतिम स्वतंत्र शासक माना गया है मतलब अवध मतलब क्या बोलते हैं उसके बंगाल के गद्दी पर के। ठीक है, बाद में कि इनके बाद जो शासक आए वो तो अंग्रेज के इशारों पे चलते थे। ठीक है, इसके काल में यानी सिराजुद्दौला के काल में बंगाल में काल कोठरी की घटना हो जाती है, जिसमें एक छोटे से रूम में बहुत सारे आदमी को बंद करे, खास करके अंग्रेज को, जिसमें बहुत सारे आदमी मर जाते हैं। ठीक है, तो यह सिराजुद्दौला के काल में हुआ था। पलासी का युद्ध 1757, ये भी सिराजुद्दौला के काल में हुआ था। अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे। इसके अलावा पलासी के युद्ध में हार के बाद सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब घोषित किया, कठपुतली के तौर पे। मोहरा समझते हैं ना, है ना, मोहरा बनाना किसी को, तो उसी प्रकार से जो है इनके सेनापति जो थे आपका किसका? सिराजुद्दौला का। इनका नाम क्या था? मीर जाफर, है ना। सिराज तो इन्हीं को जो है बना दिया क्या? शासक बना दिया बंगाल का। कौन? अंग्रेज ने। किस युद्ध में हार के बाद? पलासी के युद्ध 1757 में हार के बाद। इसके अलावा अंग्रेजों की कठपुतली कहे जाने वाले शासक मीर जाफर को अंग्रेजों ने हटाकर फिर मीर कासिम को जो है बंगाल का ये बनाया, क्या मतलब प्रधान बनाया। दोस्तों उनका काम ही था उठा पटक करवाना, किसी प्रकार से माहौल को गर्म रखना, है ना। इसके अलावा मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद
इलाहाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। ये क्वेश्चन आप कई दफा एग्जाम में अटेंड किए होंगे। तो अब तक कितने राजधानी हुए भाई बंगाल का? सबसे पहले ढाका था, है ना। इसके अलावा मुर्शिदाबाद आ गया। कहाँ पे आ गया? मुर्शिदाबाद आ गया। अब मुर्शिदाबाद से हट के कहाँ पे आ गया भैया? मुंगेर आ गए, है ना। तो ये 3 राजधानी है बंगाल के, है ना। इसके अलावा बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। हेक्टर मुनरो अंग्रेज के तरफ से, बंगाल का नवाब मीर कासिम, है ना। इसके अलावा अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों के जो है त्रिगुट सेना और इधर से जो है हेक्टर मुनरो की सेना के बीच में जो है लड़ाई हुआ था। कौन सा? बक्सर का लड़ाई। कब हुआ था? 1764 में। इसी लड़ाई के बाद एक संधि होती है 1765 में, इलाहाबाद की संधि, है ना, जो रॉबर्ट क्लाइव और आपका मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है, राइट। अब देखिए बंगाल के कुछ शासकों का क्रम है, जैसे मुर्शीद कुली खां, इसके अलावा शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, निजामुद्दौला। आपको पढ़ना कितना है इसमें से क्या क्या जानना है? एक तो आपका सबसे ज्यादा सिराजुद्दौला के जो कृत्य मैंने यहाँ पे पढ़ाया उसको ध्यान रखना है कि इसके काल में क्या क्या हुआ, और इसके आगे 2 मीर जाफर और मीर कासिम ये क्या थे, है ना। तो ये समझ गए, सिराजुद्दौला बना, फिर उसको जो है जिनका सेनापति था मीर जाफर, तो अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में हराने के बाद मीर जाफर को बना दिया, फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना दिया, है ना। समझ गए, चलते हैं आगे, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अच्छा ये प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध किसके किसके काल में हुआ, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के काल में और बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम के काल में। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे बंगाल के नवाबों से। इसके अलावा अंग्रेज और मैसूर में आ जाते हैं। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना था, ठीक है। हैदर अली के मृत्यु के बाद 1782 में सेकेंड आंग्ल युद्ध के दौरान हो गए। मतलब हैदर अली की मृत्यु कब हो गई? 1782 में हुई। उस समय कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था? तो सेकेंड, है ना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था। आपके CHSL में क्वेश्चन पूछा गया कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है एग्जाम में जैसे आते हैं वैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन थे भैया? उनका पुत्र टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। इसके अलावा राजधानी कहाँ था इनका? श्रीरंगपट्टनम, है ना। और इन्होंने पादशाह की उपाधि धारण की थी, ये बात जरूर ध्यान रखें। ये तीनों पॉइंट टीपू सुल्तान के बारे में जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा टीपू सुल्तान का जो झंडा हुआ करता था इस प्रकार से जो है आपका झंडा हुआ करता था। रुकिए एक सेकेंड, मैं थोड़ा झंडा बनाने में इस प्रकार से झंडा हुआ करता था। तो इसमें जो है एक शेर का चिन्ह हुआ करता था टीपू सुल्तान के झंडा में, है ना। शेर का चिन्ह हुआ करता था, इस प्रकार से शेर रहता था, तो शेर का चिन्ह हुआ करता था टीपू सुल्तान के झंडे में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई 1799 ईस्वी में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसे VVI करके रखेंगे, ये काफी दफा पूछे गए क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान की राज की यानी झंडा में जो चिन्ह हुआ करता था वो शेर हुआ करता था। अब टीपू सुल्तान के समय जो 4 गो युद्ध हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध के रिलेशन, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? मद्रास की संधि के तहत समाप्त होती है। कब होती है? 1767 से 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मैंगलोर के संधि के तहत समाप्त होती है। वेरेन हैंगस्टस उस समय जो है अंग्रेज थे और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर भी हैं। इसके अलावा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुई। कार्नावालिस जो है इस समय अंग्रेज थे। ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये 1799। इसमें जो कर रहे थे वही मर गए, यानी टीपू सुल्तान ही स्वर्ग सिधार हो गए। इस समय जो अंग्रेज थे ये लॉर्ड वेलेस्ली थे, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। सिख और अंग्रेज, अब आ जाते हैं सिख और अंग्रेज, है ना। सिख धर्म के संस्थापक कौन है दादा? गुरु नानक, या फिर सिख धर्म के प्रथम गुरु कहिए, संस्थापक कहिए, ये गुरु नानक है, राइट। सिखों के 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन ने किस ग्रंथ की रचना करा था? तो आदि ग्रंथ की रचना करे थे गुरु अर्जुन ने। इसके अलावा अमृतसर में हरमंदिर साहब की स्थापना किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव ने ही करवाया था। इसके अलावा सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। देखिए यहाँ पे 2 चीज जरूर ध्यान रखें, एक तो संस्थापक ध्यान रखें, हरमंदिर साहब को किसने बसाया ये ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए एक है आपका अकाल तख्त, एक है आपका अकाल तख्त और एक है आपका खालसा पंथ।
दोनों को 2 बार बोलिए तो तीसरी बार में लगेगा कौन क्या किया है, मुझे कंफ्यूजन जैसा हो रहा है, घुटन हो रहा है भाई, है ना। तो थोड़ा ध्यान से, है ना। जो अकाल तख्त है, जो अकाल तख्त है, ये किए थे आपका गुरु हरगोविंद, और जो खालसा पंथ है ये किए थे गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो जो लास्ट वाला है ना वो पंथ मतलब क्या होता है, जैसे गांव घर में डॉक्टर कोई चीज प्रिस्क्राइब करता है, भाई ये मत खाना ये मत खाना, तो ये जो फॉलो करते हैं उसे गांव घर में हम लोग पंथ कह देते हैं, है ना। तो भैया ये जो पंथ वाला है ना, पंथ वाला क्योंकि सिख धर्म के वास्तविक संस्थापक भी गुरु गोविंद सिंह को आप कह सकते हैं, क्योंकि इनके काल में ज्यादा फले फूले, है ना। तो जो लास्ट वाला है वो पंथ वाला है ना, खालसा पंथ वाला, और जो पहला जो है अकाल तख्त वाला जो है ये गुरु हरगोविंद ने करा था। तो जैसे याद रख सकते हैं आप रखिए, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। इनका जन्म जो है पटना के नजदीक पटना साहिब में हुआ था, जहां पे आज भी गुरुद्वारा है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा नामक बुक लिखा था। इनके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किए थे, है ना। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित है ना, महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित है हुजूर साहब, है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे रख लिया कि अमृतसर की संधि किसके किसके मध्य हुआ था, तो चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बाद। मैं चार्ल्स मेटकॉफ को इसलिए इसमें शामिल कर लिया हूँ क्योंकि चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है ना। मतलब जो भी प्रेस पे जो मतलब एक्ट वगैरह लागू करवाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा कि भाई ये चीज नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो इस सबको जो है समाप्त करने में मेटकॉफ ने रोल निभाया था। अब कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, अब हम सभी अंग्रेजों को देखेंगे, है ना, सभी अंग्रेजों को देखेंगे। इस क्रम में आ जाता है सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, ये आताताई। इसके काल में क्या क्या हुए, तो सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ, है ना, प्लासी का युद्ध हुआ, और बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था करी गई। द्वैध शासन की व्यवस्था बंगाल में करी गई किसके शासनकाल में, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में, और प्लासी का युद्ध भी इसी के काल में हुआ था। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे इनके रॉबर्ट क्लाइव के साथ में, है ना, कि द्वैध शासन सबसे पहले बंगाल में कहाँ से आया, तो रॉबर्ट क्लाइव के काल में, और जो आपका प्लासी का युद्ध होता है ये भी रॉबर्ट क्लाइव के काल में, ठीक है। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट होती है। इस एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर वैरन हैंगस्टस को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर घोषित किया गया। किस एक्ट के थ्रू, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा 1774 से 1785 तक इन्होंने जो है सत्ता में रहा, यानी गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्यभार को संभाले कौन, वैरन हैंगस्टस। अब हम वैरन हैंगस्टस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, लॉजिकली क्रम वाइज पढ़ा रहा हूं, है ना। 1781 में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए कोलकाता में एक मदरसा का स्थापना करवाया। देखिए आज भी इंडिया में मदरसा चलती है, जो इस्लाम धर्म के जो है उत्थान के लिए बनाया गया है, उसमें इस्लाम धर्मावलंबी के बच्चे जो है पढ़ते हैं। तो ये मदरसा जो है कोलकाता में किसने बनवाया था, तो ये आपका कौन बनवाए थे, वैरन हैंगस्टस। इसके अलावा 1782 में, है ना, इसी के समय जो है आपका जोनाथन डंकन ने बनारस के संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाया था। संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में, देखिए बनारस में BHU भी है, तो ये बाद में आता है, ये आपका 1920 के करीब में आएगा, 1916 के करीब में आएगा, है ना। ये पहले की बात है कि बनारस में एक संस्कृत विद्यालय किसने बनाया था, और अंग्रेज का नाम हो तो फिर जोनाथन डंकन हो जाएगा, राइट। इसी के काल में गीता की अंग्रेजी अनुवाद कर दिए कौन, विलियम विल्किंस। चार्ल्स भी किसे कहा जाता है, इसे चार्ल्स विलियम विल्किंस भी कहा जाता है। तो इन्होंने गीता को जो है, गीता जो हिंदी धर्म के सबसे बड़े महाकाव्य हैं, तो इनकी जो है अंग्रेजी रूपांतरण कौन किए थे, विलियम विल्किंसन, ठीक है। इसी के काल में, यानी इसी का, जब भी मैं इसी कह रहा हूं इसका मतलब है वैरन हैंगस्टस, ठीक है। इसी के काल में 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करा। ये इंपॉर्टेंट है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने करा था, तो सर विलियम जोन्स ने करा था। कब करा था, 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, अभी अभी धर्री लगा दिया था इसे पूछते पूछते आपका CHSL में, भाई पिट्स इंडिया कब हुआ, पिट्स इंडिया कब हुआ, पिट्स इंडिया कब हुआ। मन करता था कि डंडा ले और जाके पीटे, है ना, कि भाई पिट्स इतना तुमको लगाओ कैसे है भाई। तो भैया पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784 में जो है आया था। तो कैसे याद रखोगे, डंडा से पीटने का मन कर रहा है 1784 में, है ना, 1784 डंडा मारने का मन कर रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट। इस प्रकार से आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो याद रखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा
इसी के काल में 1780 में जेम्स ए हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था, है ना। तो ये भारत की जो पहला समाचार पत्र है ये कौन सा है, दी बंगाल गजट। कब आया था, 1780 में। किसके द्वारा, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा, राइट। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। लेकिन अगर भारत की पहली, ये तो समाचार पत्र है, अगर पत्रिका की बात करेंगे ना तो मारतंड हो जाएगा, है ना। ये दूसरे हैं, ये दूसरे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, इसी कहने का मतलब वेरन हैंगस्टस है भैया, फिर से बता दें, है ना। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करी गई थी, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सालाबाई की संधि 1782, मैंगलोर की संधि 1784, ये सभी के सभी कब हुए थे, वेरन हैंगस्टस के कार्यकाल के दौरान हुए थे, ठीक है। प्रथम गवर्नर जिस पर महाभियोग चलाया गया, महाभियोग समझते हैं ना, हटाने की प्रक्रिया, लांछन लगाना, तो ये जो है वेरन हैंगस्टस पे, जब इंग्लैंड चले गए यहाँ से वेरन हैंगस्टस, तो वहां पे चलाया गया उनके मुकदमा, हालांकि ये निर्दोष साबित हुआ, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वेरन हैंगस्टस से हम आगे निकलते हैं, तो आज आते हैं हम कहाँ पे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। बीच में ऐसा नहीं है कि इनके बाद डायरेक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस ही आए, लेकिन जो अनइम्पोर्टेंट रहेगा, जो इंपोर्टेंट नहीं रहेगा, जिसके काल में कुछ भी नहीं हुआ रहेगा ऐसा, उनको मैंने नहीं रखा हूं, है ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये कब से कब रहे, 1786 से 1793, है ना। इसके अलावा 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति की लागू कौन करवाए भाई, कॉर्नवालिस करवाए। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आ जाते हैं हम लॉर्ड बेलेजली, इससे दो ही पॉइंट है कॉर्नवालिस से, एक तो अस्थाई बंदोबस्त के जनक, एक भारत में जो है नागरिक सेवा का जनक, कौन, कॉर्नवालिस, है ना। इसके अलावा लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली किस लिए जाने जाते हैं, तो सबसे पहले सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सहायक संधि शुरू करने वाले अंग्रेज कौन है, लॉर्ड बेलेजली है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि किसने करा था, तो सबसे पहले सहायक संधि करने का जो रिकॉर्ड है ये आपका फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के नाम है, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। ये डुप्ले सबसे पहले जो है सहायक संधि करे थे इंडिया के अंदर, ये फ्रांसीसी गवर्नर थे। और ये अंग्रेज में बात करेंगे तो आपका बेलेजली जो है ये आपका सहायक संधि करने वाले अंग्रेज हुए। इसके अलावा सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध इत्यादि और भी हैं, लेकिन ये सब आपको ध्यान रखना है, ये किए थे स्वीकार, ठीक है। इसके अलावा टीपू सुल्तान की मृत्यु अभी भी मैंने बताया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, ये किसके काल में हुआ, बेलेजली के काल में हुआ। इसके अलावा इसी के काल में, यानी बेलेजली के काल में, इसी का मतलब यहाँ पे बेलेजली से है, बेलेजली के काल में 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी गई। क्या करी गई, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी गई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो आप कहोगे जी कोलकाता के अंदर है। इसके अलावा अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था, ये है ना, अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था, है ना। जिस प्रकार से सिकंदर सानी अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी कहा करता था कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ, दूसरा सिकंदर हूँ, तो ये बेलेजली जो है अपने आप को कहा करता था आई एम टाइगर, आई एम लायन, मैं शेर हूँ, टाइगर नहीं भैया बाघ हो जाएगा, आई एम लायन, है ना। तो ये शेर कहा करता था। इसके अलावा कॉर्नवालिस की दूसरी कार्यकाल भी स्टार्ट हुई 1805 में, लेकिन ये डाइन हार्नेस हो गया, मर गए, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड हैंगस्टस, है ना। लॉर्ड हैंगस्टस जो है इसके कार्यकाल 1813 से 1823 ईस्वी के बीच रहा था। 10 साल की कार्यकालों में इन्होंने क्या क्या किया, सबसे पहले इसी के समय जो है पिंडारियों का दमन किया गया था। पिंडारियों का दमन जो है इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। शायद जो सलमान खान की एक पिक्चर आया था, शायद वांटेड है या फिर कोई एक पिक्चर है, उसमें जो है ये चीज को दिखाया गया है शायद, है ना, पिंडारियों के दमन का। ये लॉर्ड हैंगस्टस के काल में हुआ था, है ना। इसके अलावा अंग्रेजों और गोरखों के बीच सगौली की संधि और आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत इसी के काल में हुआ था। किसके काल में, लॉर्ड हैंगस्टस के काल में। अब यहाँ से आगे निकलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग्रेज आ गए, ये आगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कुछ अच्छा काम, कुछ बुरा काम, कुछ खट्टा कुछ मीठा के साथ जो है ये अच्छे काम करके गए हैं। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक जो है इंडिया पर शासन किया था, है ना। ये मतलब ये रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, गवर्नर रहे थे। ये बंगाल के गवर्नर नहीं, ये भारत स्तर के गवर्नर बनने वाले प्रथम आदमी हुए। अभी आप लाइन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। अभी आपने देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, है ना,
बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उनकी पोस्ट क्रिएट की गई। तो बंगाल के गवर्नर जनरल प्रथम बार वैरेन हैंगस्टस बना था। अब ये जो एक्ट है ये है 1833 के एक्ट। इसके तहत ये जो बंगाल की जो गवर्नर जनरल होती थी, अब बंगाल की गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया की गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। और इस प्रकार बनने वाले जो प्रथम अधिकारी हुए ये कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। आप समझ गए है ना। इसके अलावा 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत करवाए। कौन करवाए? यही विलियम बेंटिक। 1835 में विलियम बेंटिक ने कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाया। अभी अभी आपने देखा था कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। अब यहाँ पे कोलकाता के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिक के द्वारा करवाया जाता है। इसी के समय में जो मैकेले की रपट है, मैकेले की अनुशंसा है ना, ये 1834, ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना। अगर आपसे पूछता है ना डायरेक्ट कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है या फिर अंग्रेजी शिक्षा में किस चीज की देन है, तो मैकेले की रपट ये कब आए थे? 1834 में। किसके समय? डलहौजी के माफ कीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ठीक है। अब हम आ जाते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में बस एक ही चीज है। अभी जैसे अभी आपने देखा मैंने चार्ल्स मेटकॉफ को ले लिया था, है ना। तो चार्ल्स मेटकॉफ के साथ एक ही चीज है कि इन्हें जो है प्रेस जो मतलब मीडिया वगैरह थे, है ना, जो प्रेस वगैरह थे, इस पे जो भी अंकुश लगाया गया था इसे ढीला दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब आ जाते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के काल में एक चीज हुआ था, यह है कि प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839-42 हुई थी ऑकलैंड के काल में। तो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया जो मैंने यहाँ पे रखा है। अब एक है लॉर्ड एलिनवारो। इनके काल में एक ही चीज निकल के आया जो एग्जाम में नहीं आती है। यह है रविवार की छुट्टी किस मतलब ईस्वी से स्टार्ट हुई? तो 1843 से। किसके काल में? लॉर्ड एलिनवारो, है ना। तो ये मैंने ऐसे ही रख लिया, है ना। इसके अलावा आ जाता है डलहौजी। अब डलहौजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में अंग्रेजों में। ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी सबसे पहले इसकी कार्यकाल 1848 से 56, छोटा कार्यकाल 8 साल का, है ना। राज हड़प नीति, है ना, सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति को अपनाया था। ब्रिटिश राज में मिलाने की काम करते थे। सबसे पहले मिलाया गया राज सतारा थे, है ना। और जो कब किए थे? तो 1848 में सतारा को ब्रिटिश राज के अंतर्गत मिला लिए थे राज हड़प नीति कार्यक्रम के तहत। इसके अलावा डलहौजी के समय ही 1854 में वुड के डिस्पैच को लागू किया गया, है ना, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अभी अभी आपने देखा मैकेले के रपट, है ना, मैकेले आया था बेंटिक के काल में, है ना, मैकेले की रपट आया था बेंटिक के काल में। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो है माध्यम बनाया गया था। अब यहाँ पे ओवरऑल शिक्षा की बात हो रही है तो वुड की डिस्पैच, है ना, और भी कई सारे आयोग है, रेले आयोग है, सैडलर आयोग है ना, ये सब भी शिक्षा से ही संबंधित है। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वुड के डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, डलहौजी के समय में आया था। इसके अलावा अभी आपने मैकेले की रपट देखा 1834 में, है ना, विलियम बेंटिक के काल में आया था, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना था। भारतीय रेल की शुरुआत, ये सबसे अच्छी देन है इनकी। तो ये आपका 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी रेल, है, तो किसके काल में हुआ था? डलहौजी के काल में हुआ था। 1853 में कोलकाता और आगरा के बीच प्रथम इलेक्ट्रिक से चलने वाली तार सेवा शुरू किया था। तो ये भी कौन किए थे? डलहौजी ने किए थे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं लॉर्ड कैनिंग के बातों पे। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1856 से 1862, 6 साल की अवधि है इनकी। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अब ये कैसा है भाई वायसराय, है ना, क्योंकि आपको पता है कि 1857 में जब विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह में ही, है ना, सफलता जब अंग्रेजों के हाथ लग गई थी, तो इसमें जो है अब गवर्नर जनरल की पोस्ट को वायसराय का पोस्ट बना दिया गया। और इस प्रकार से आप जानते हैं कि 1857 में जो गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड कैनिंग था। तो अब लॉर्ड कैनिंग जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बन चुका है। ठीक है। तो ये प्रथम वायसराय बन गए, है ना। इसके शासनकाल में प्रमुख घटना 1857 के विद्रोह है। उन्होंने राज हड़प नीति को समाप्त कर दिया। अब राज हड़प नीति कौन चलवाया था? डलहौजी। समाप्त कौन किया, है ना? तो आपका कैनिंग। कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके काल में आया? कैनिंग के काल में आया। और इसमें प्रयासरत कौन रहे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से जो है विधवा पुनर्विवाह, है ना, कार्यक्रम, है ना। तो ये कब आए थे? 1956। किसके काल में आए थे?
कैनिंग के काल में। इसके माफ कीजिएगा 1856 भैया, अभी 100 साल कहाँ भागे हैं। लॉर्ड एल्गिन के काल में क्या हुआ, एक बहावी आंदोलन होता है, एक ही बात होती है इसके समय में। इसके अलावा आ जाते हैं मेयो से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले मेयो जाना जाता है कि भाई हमारे यहाँ जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय से ही देश में पहली बार जनगणना 1872 में कराया गया था। इसके अलावा मेयो ने अजमेर में एक मेयो कॉलेज की स्थापना करवाया, है ना। इसके अलावा मेयो की हत्या कहाँ होती है, अंडमान में होती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मेयो से 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आ जाते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, है ना। कूका आंदोलन पंजाब, राम बालक सिंह को जानते हैं ना, तो ये कहाँ पे किसके काल में हुआ था, नॉर्थब्रुक के समय में। और इसी के समय में जो है सुएज नहर में भारत को भी एंट्री मिल गई थी, है ना। तो भारत और यूरोप के साथ जो है व्यापार जो है फला फूला था नॉर्थब्रुक के समय में, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड लिटन जो है ये भारतीय शस्त्र अधिनियम, अभी अभी पूछा गया था ना भाई कि भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था, तो 1878 में। किसके काल में, लॉर्ड लिटन के समय में। मैं एक बात बता दूं कि भारत शस्त्र अधिनियम जो है इनडायरेक्टली आज भी चालू है, आज भी जो है आपका चालू है। आज भी आप बंदूक वगैरह या कोई भी हथियार जो है बिना लाइसेंस के नहीं रख सकते हो, है ना। तो ये उसी समय की देन है। कब आया था, 1878 में, लिटन के समय में। अब हम आ जाते हैं आगे, अब आ जाते हैं लॉर्ड रिपन के समय। ये तो था लिटन, अब हम आते हैं रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन जानते हैं ना, ग्राम पंचायत को आप स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा इसी के समय जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर जो है स्टार्ट हुई, जो आज तक चल रही है। 1881 में प्रथम बार जो जनगणना हुई, तब से 10 वर्ष के अंतराल पे लगातार होते ही जा रही है, राइट। इसके अलावा शैक्षणिक सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन किया गया। देखिए हंटर से कंफ्यूज नहीं होना है, एक हंटर आयोग है और एक हंटर कमेटी है, एक हंटर कमेटी है। तो जो हंटर कमेटी बैठी थी ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बैठी है, ठीक है। और ये हंटर आयोग जो है ये शिक्षा से संबंधित है, जैसे सैडलर आयोग, हंटर आयोग, रेलवे कमीशन, वुड के डिस्पैच, मैकाले की रपट, ये सभी के सभी शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1825 ये डफरिन के समय में हुआ था, है ना। डफरिन, लॉर्ड डफरिन, है ना। इसके समय में कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन, इसके समय कुछ बात हुई, जैसे सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग, ये सब की स्थापना इन्होंने पार्टिकुलर करवाया। कौन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास करवाया गया। लॉर्ड कर्जन ने भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना करवाई। 1905 में बंगाल विभाजन इन्होंने ही करवाया था। कौन, लॉर्ड कर्जन। अब आ गया मिंटो सेकेंड, लॉर्ड मिंटो सेकेंड। कांग्रेस का सूरत अधि विभाजन 1907 इन्हीं के काल में होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 इन्हीं के काल में होती है, मिंटो सेकेंड के काल में, राइट। सांप्रदायिक चुनाव, मॉडले मिंटो साधार 1909 के तहत जो है व्यवस्था की गया था इंडिया में। सांप्रदायिक चुनाव का मतलब इस्लाम समुदाय के लोग अलग चुनाव करते हैं, हिंदू समुदाय के लोग अलग चुनाव करेंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यहां से काफी क्वेश्चन आता है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है सबसे पहला काम, इन्होंने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्लान बनाया 1911 में, और 12 में हो भी गया, राइट। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन होता है 1911 में, किसके काल में, हार्डिंग सेकेंड के काल में। किसके मतलब उपलक्ष्य में, है ना। तो मेरी, है ना, और जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के जो है स्वागत में दिल्ली दरबार की स्थापना होती है, मतलब अरेंज किया गया था, कहां पे, दिल्ली के अंदर। इसके अलावा बीएचयू का कुलाधिपति भी नियुक्त किए गए थे। कौन, हार्डिंग द्वितीय, है ना। इसके अलावा आ जाता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, यहाँ भी काफी गुल खिले हैं, है ना। 1916 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस में दोनों में जो है समझौता, गला मिलने की प्रक्रिया। इसके अलावा यहाँ पे जो कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गए थे, ये भी गले मिल लिए, है ना। तो ये जो है आपका लखनऊ अधिवेशन में हुए। कब होती है, 1916 के अंदर। कौन अध्यक्षता संभालते हैं, अंबिका चरण मजूमदार, है ना। इसके अलावा 1919 में होती है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, है ना। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग 1919, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920, ये सभी जो है आपके चेम्सफोर्ड के काल की घटना है ना। इसके अलावा आ जाता है लॉर्ड रीडिंग।
लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। इसके काल में जो इंपोर्टेंट घटना होती है मोपला विद्रोह 1921 कहाँ पे हुआ, केरल के मालाबार इलाका में। 1922 चौरा चोरी हत्याकांड लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ। 1930 स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, तो ये तीनों घटना लॉर्ड रीडिंग के काल की है। इसके अलावा लॉर्ड इरविन के काल में सबसे जो इंपोर्टेंट है 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया था, इसे गोरों का कमीशन कहा गया। अगर आपसे कोई पूछे कि साइमन कमीशन बना कब था तो 1927 में। 1929 में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन होती है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। अध्यक्षता कौन संभाल रहे होते हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब। प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता 1931 इन्हीं के काल में होता है, इरविन के काल में। इसके अलावा आ जाता है लॉर्ड वेलिंगटन के काल में भी बहुत सारे चीज होते हैं। मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचाट था, रैमजे मैकडोनाल्ड पिज्जा नहीं भाई, है ना, रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, है ना, तो ये जिनकी एक सांप्रदायिक पंचाट था, कम्युनल अवार्ड, है ना, तो ये 1932 में आया था। गांधी अंबेडकर समझौता, है ना, इसे पूना समझौता भी कहा जाता है, ये भी 1932 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो ये तीनों घटना जो है वेलिंगटन के काल में हुई थी। अब भारत सरकार अधिनियम जो है, मैंने बताया था कि आपसे कोई पूछे कि भारत के संविधान में सबसे अधिक तथ्यों को कहां से लिया गया है, तो आप कहोगे भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भले कई देश से लिए गए हैं लेकिन आंसर यही मारना है, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड लिन लिथगो ये आया था आपका जी 1942, मतलब 1942 में क्रिप्स मिशन जो हुआ था ये लिन लिथगो के समय हुआ था। इस प्रकार से इनका नाम है जी, लिन लिथगो, इस प्रकार से इनका नाम है ना। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा करा गया, ये भी लिन लिथगो के समय हुआ। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, है ना। अब आते हैं जी लॉर्ड बेवेल के समय इंपोर्टेंट क्या है, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब होती है, 1946 में। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं, एबीजे अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, है ना, और स्टोफर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य होते हैं कैबिनेट मिशन। ये क्यों आया था भाई, तो भावी संविधान की प्लान करने के लिए। भारत को स्वतंत्र करने में क्लेमेंट एटली की घोषणा कब होती है, या बेवेल के समय हो जाती है। ये क्लेमेंट एटली कौन है, तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय। जो ये किस पार्टी से हैं ये भी पूछा गया था कि वो किस पार्टी से थे, तो लेबर पार्टी से थे, ठीक है, लेबर पार्टी से थे, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के काल में हमें क्या होगा, हंसिए, आजादी मिली हमें, भारत की स्वतंत्रता, है ना, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, भारत की स्वतंत्रता, और स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन। अब जो वायसराय का पोस्ट था अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, जो कैनिंग फर्स्ट थे, ये अब हट गए, अब ये फिर से गवर्नर जनरल कहलाने लगे, और प्रथम गवर्नर जनरल बने स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन, जो एक अंग्रेज थे, क्योंकि इस पे विश्वास करते थे, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्र भारत के अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालाचारी, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आ जाते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कुछ आंदोलन, जैसे यहाँ पे देख लीजिए सन्यासी विद्रोह, ये कहाँ पे हुआ था, तो बंगाल और बिहार में। पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था, अहोम विद्रोह असम में हुआ था, संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था। अगर आजकल के रिलेशन में पूछे तो छोटा नागपुर के पठार इत्यादि, है ना, इसके आसपास, है ना, क्योंकि झारखंड के साइड ज्यादा हो गया है। मोपला विद्रोह केरल के अंदर, कुका विद्रोह पंजाब के अंदर, नील विद्रोह बंगाल और बिहार के अंदर। इन सभी विद्रोहों को आपको लगभग याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह, कुका विद्रोह, ये तीनों तो आते ही आते हैं, बाद बाकी भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1857 के महान क्रांति की बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या हुआ था, क्या है, क्यों फेमस है इतना। तो 1857 की जो महान क्रांति है ये क्या होती है, आपका तत्कालीन कारण क्या होती है, चर्बी वाला कारतूस होता है। क्या होता है, चर्बी वाला कारतूस तत्कालीन कारण होता है। गवर्नर जनरल कौन थे उस समय का, लॉर्ड कैनिंग, मैंने बताया ये प्रथम वायसराय बना। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, है ना, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाम्स्टन, ये आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 के विद्रोह के समय में। स्टार्टिंग कब होती है, 10 मई 1857 को, कहां से, मेरठ से होती है, राइट। अब किस जगह से कौन नेतृत्व कर रहे थे, थोड़ा इसके बारे में जिक्र करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आती है, राइट। तो बहादुर शाह जफर या बख्त खां, है ना, तो ये जो है आपका कहाँ से कर रहे थे, दिल्ली से, है ना, ये बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह है भाई, है ना। नाना साहेब तात्या टोपे ये कर रहे थे कानपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। रानी लक्ष्मीबाई का फेमस झांसी से। लियाकत अली प्रयागराज यानी इलाहाबाद से। कुंवर सिंह जगदीशपुर यानी बिहार से। खान बहादुर खान बरेली उत्तर प्रदेश से। मौलवी अब्दुल्ला
फैजाबाद उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे आपको सभी याद नहीं रखना है, क्योंकि आप ऑप्शन छांट सकते हो अगर आपको 2-4 याद है। एक तो नाना साहब को याद रखेंगे, बहादुर शाह को याद नहीं रखना है, भाई दिल्ली की शासक दिल्ली पे ही करेगा, है ना। बेगम हजरत महल इतनी बार आपने स्पीडी लुसेंट में देखा होगा कि याद हो गया होगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी वाली खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सुने होंगे तो ऐसे ही याद है। हाँ, तो लियाकत अली कुंवर सिंह बिहार के थे, आरा के जमींदार थे, तो ये भी आप याद नहीं रखना है। तो आपको 3 ही याद रखना है, लियाकत अली, खान बहादुर खान, मौलवी अब्दुल्ला। बाद बाकी मेरे ख्याल से आपको याद ही होना चाहिए, है ना। अब आते हैं कि जब अथाह शाम को विद्रोह हुआ तो अपने अपने मत रखने में कौन विद्वान क्या कहे। तो सबसे पहले इस क्रम में भारतीय विद्वान बीडी सावरकर, इन्होंने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और अंग्रेजी, है ना, डिजरेली, इन्होंने यह इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। इन दोनों में से क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि भारत को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा या स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, और दोनों में से कोई एक ऑप्शन है तो आंसर हो सकती है। अगर दोनों है तो फिर ये लैंग्वेज डिपेंडेंट हो जाएगा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था बीडी सावरकर, और इसे राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया था कौन, डिजरेली, राइट। 1857 के विद्रोह के बाद भारत की शासन व्यवस्था जो है ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, यानी ब्रिटेन के महाराजा रानी जो है वहां से संचालित करने लगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। भारतीय स्वतंत्रता में जुड़े हुए कुछ जो है इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं, राइट। सन्यासी विद्रोह का जिक्र कहाँ मिलेगा आपको, आनंद मठ में मिलेगा। आनंद मठ कौन लिखे हैं भैया, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है आनंद मठ। वंदे मातरम जानते हैं, हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है ये यहीं से लिया गया है। भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहाँ पे स्थापित किए गए, तो ये किए गए थे दादा इंग्लैंड के अंदर। इसके अलावा धन के अपवहन सिद्धांत, है ना, ये आपको कौन दिए थे, दादा भाई नौरोजी। देश के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाए थे ये भी दादा भाई नौरोजी लगाए थे। ब्रिटेन के संसद में चुनाव लड़ने वाले यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो ये भी जो है दादा भाई नौरोजी ही है, हाउस ऑफ कॉमन्स में लड़ने वाले। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन कब होती है, 1905 ईस्वी में होती है ना। इसके अलावा कांग्रेस में 1906 में कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग करा था। 1907 में कांग्रेस में जो है गरम दल और नरम दल में बंट गए, 2 भागों में डिवाइड हो गए। अधिकारी रैंड की हत्या कौन किए थे, चापेकर बंधु ने किया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में एक संस्था का गठन किया जिसका नाम अभिनव भारत था, है ना। महाराष्ट्र में ही तिलक ने शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव का प्रचलन स्टार्ट करवाया। साथ ही साथ केसरी और मराठा नामक पत्रिका भी लिखे, कौन, बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल लीग से भी एनी बेसेंट के साथ साथ जुड़े रहे, कौन, बाल गंगाधर तिलक साहब। इसके अलावा वेलेंटाइन सिरोल ने, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इनको भारतीय असंतोष का जनक कहा है ना। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, इसे इंडिया हाउस कह देते हैं, है ना। इसके अलावा 1906 में नवाब समीउल्लाह खां के प्रयास से मुस्लिम लीग की उदय हुई। अब हम डायरेक्ट आएंगे 1905 से डायरेक्ट 1947 तक चलेंगे, लगातार एक एक घटना को एक एक ईस्वी में रीड करेंगे जो आपको एग्जाम में काम आएगा, और आप भी कड़ी हिसाब से सिस्मेटिक ढंग से याद करिए, मेरे साथ आ जाइए, ठीक है। 1905 में जो है लंदन में श्याम जी सबसे पहले 1904 में आ जाते हैं। तो 1904 में जो है क्या हुआ, बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना करा। इसके अलावा 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया सोसाइटी की स्थापना करा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां समीउल्लाह खां करा। 1907 में क्या हुआ भाई, मैडम भिखाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ड में, कहां पे लिखा है यह, स्टुटगार्ड जर्मनी में है ये, तो यहाँ पे तिरंगा फहराई थी। मैडम भिखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है कि मैडम भिखाजी कामा ने झंडा कहाँ फहराया था, है ना, तो स्टुटगार्ड में, ठीक है। 1911 में हार्डिंग में दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया, जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत में, है ना। इसके अलावा 1913 में क्या होती है, लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होती है। 1914 में क्या होती है,
जो कोमागाटामारू एक जापानी जहाज का नाम है, बाबा गुरुदत्त ने भाड़े पे लीज पे लिया था। यहाँ भी जो है घटना हो जाती है, झगड़ा होती है, इसी कारण ये फेमस है, राइट। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो गई उधर, है ना, और 1914 में ही पनामा नहर बन के तैयार भी हो गई इधर। तो ये सभी बात ध्यान रख लेंगे 1914 से। 1915 इसमें क्या होती है, गांधी जी का आगमन हो जाता है कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, है ना। कब आए थे, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। और जैसे ही गांधी जी आए, है ना, तो देखे कि भाई ये तो काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं, इसको पहले जो है कुछ दिया जाए। हालांकि गांधी जी बड़ा चालाक थे, तो केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने इन्हें दे के जो है मतलब संतुष्ट करना चाहा, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ये लोग जो है अपनी अपनी उपाधि वापस कर दिए थे। इसके अलावा 1916 में कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन होती है, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक होना, साथ ही साथ मैंने अभी कहा था कि गरम दल और नरम दल में भी जो है समझौता हो गया था। 1917 में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया जाना, बिहार के चंपारण में, है ना। 1917 में, है ना, कहाँ पे होती है, बिहार के चंपारण में आंगरा तिनकठिया पद्धति के खिलाफ, जिसे चंपारण सत्याग्रह नाम दिया गया। 1918 में महात्मा गांधी ने खेरा आंदोलन, खेरा कहाँ पे भाई, गुजरात के अंदर, है ना, तो यहाँ पे करा खेरा आंदोलन। 1918 में ही अहमदाबाद के मिल मजदूरों के भूख हड़ताल के समर्थन को गांधी जी ने सपोर्ट किया था, है ना, तो दोनों घटना गुजरात में का ही 18 में। 1919 में रॉलेट एक्ट नामक कानून आया था, बिना अपील बिना दलील का कानून, जिसे चाहो जेल में ले जाओ शक के दायरे में लेके, है ना, तो ये कानून 1919 में आया था। 1919 में ही रॉलेट एक्ट नामक, अच्छा ये गड़बड़ है, ये लाइन थोड़ा गलत लिखा गया है। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसे इग्नोर करें। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है और इसके जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। 1919 में समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। 1922 में क्या हुआ था, चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था और असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था और गठन होने के समय इसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास संभाले थे। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। 1925 में काकोरी ट्रेन लूट, अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है, इसमें जो है बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ये सब जो है शामिल थे। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ के स्थापित किया गया। 1927 में साइमन कमीशन बन के तैयार हो गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गए, जिसे गोरों का कमीशन कहा गया। लालपत राय जो है इनके विरोध करते हुए लाठीचार्ज के शिकार हुए। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ गई। 1928 में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA का नाम HSRA हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब ये कहाँ पे इस प्रकार की बात करी गई, तो दिल्ली के फिरोज शाह मैदान में, जिसे आजकल अरुण जेटली मैदान कहा जाता है, इसमें भगत सिंह साहब शामिल थे। 1929 में कांग्रेस की ऐतिहासिक जो है लाहौर अधिवेशन होती है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है और जो आपका जवाहरलाल नेहरू साहब अध्यक्षता संभाले थे। 1929 में ही असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका जाता है 8 अप्रैल 1929 को। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होती है और 1930 में दांडी मार्च भी होती है 12 मार्च 1930 ईस्वी को, है ना। इसके अलावा जो है आपका 1931 में दूसरी गोलमेज सम्मेलन होती है और 1931 में गांधी इरविन समझौता भी होती है। 1932 में तीसरी गोलमेज सम्मेलन होती है और 1932 में ही गांधी अंबेडकर समझौता या पूना पैक्ट होता है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है ना। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। 1936 में क्या होती है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। कहाँ पे, लखनऊ के अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद, कई बार पूछा गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखें। 1940 में जनरल ओडायर को उधम सिंह ने मारा था, वो भी लंदन में जाके, तो ये बात ध्यान रखें। 1940 में ही मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की मांग करी थी, तो ये भी बात ध्यान रखना है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और 1942 में ही क्रिप्स मिशन के विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया था, जिसमें डू और डाई का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन करा था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज में एंट्री मिल गई और सर्वोच्च पोस्ट मिली, है ना। इसके अलावा 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जो भारत में भावी संविधान के ढांचा तैयार करने में लगे, है ना। इसके अलावा ये कैबिनेट मिशन जो है 3 सदस्यीय टीम थे। अब इसमें कौन कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB जेलेजेंडर और स्टॉफर्ड क्रिप्स, है ना। इसके अलावा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को भारत
आजाद हो गया। तो ये थी आजादी की गाथा। अब हम आ जाते हैं, यहाँ पे एक पेज है आपके सामने, यहाँ पे किसके संस्थापक कौन है जो क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसके अलावा ये वीडियो को समाप्ति यहीं पर देंगे, ठीक है। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी, अभी मैंने बताया विलियम जोन्स ने किया है, कब किया? 1784 में। इसके अलावा थोड़ा सा इसको बढ़ा दे तो अच्छा। हाँ, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने करा है? तो विलियम जोन्स ने करा है। कब करा है? 1784 में। 1784 में आप क्या याद रखते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आत्मीय सभा, ये 1815 कौन की है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज 1828, यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन राय का है ये दोनों। साथ ही साथ वेदांतम कॉलेज 1825, ये राजा राम मोहन राय का है। तो ये तीनों जो है ये राजा राम मोहन राय साहब से हैं, तो एक ही जगह याद रखें। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है और इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिक ने 1829 में करा था। तो ये राजा राम मोहन राय के साहब तीन चीज हो गए, क्या क्या हो गए? आत्मीय सभा, वेदांतम कॉलेज और ब्रह्म समाज। एशियाटिक सोसाइटी कौन हो गए? विलियम जोन्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा युवा बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डिराजियो, अब तक तो ये पूरा याद करवा दिया हूं मैं, आई होप, है ना। हेनरी विवियन डिराजियो। इसके अलावा तत्वबोधनी सभा, ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किए हैं, है ना। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली, गोपाल हरीश देशमुख। ये सब जो नहीं, अच्छा, बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले, ये कहाँ बनाए थे? महाराष्ट्र में। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के प्रयास से, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आगे आपका पूछा जाता है, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज कौन के थे भाई? केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग, है ना। प्रार्थना समाज 1867 में। एक है आपका वेद समाज और एक है आपका देव समाज, ठीक है। देखिए वेद समाज का जो है ये कौन है और देव समाज का कौन है? तो जो वेद समाज का है ना, और जो देव समाज का है, तो देव समाज का जो है, वेद समाज का श्री धरालू नायडू है और देव समाज का श्री अग्निहोत्री, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, अग्निहोत्री साहब जो है ये देव समाज के हैं और वेद समाज के जो है श्री धरालू नायडू हैं, शिव नारायण अग्निहोत्री, है ना। इसके अलावा सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले, समझ रहे हैं। अलीगढ़ मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद अहमद खां, काफी बड़े हस्ती। इसके अलावा इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज कौन? दयानंद सरस्वती, है ना। इस कब? 1875 में। कहाँ पे? बम्बई के अंदर। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था इन्होंने। और एक चीज और इन्होंने करा था कि इनका जो वास्तविक नाम है वो मूल शंकर था। इनके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी, विश्व स्तर पे कौन? मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट। भारत स्तर पे कौन? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े भारत स्तर पे। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस। यूनाइटेड इंडियन कमेटी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एओ ह्यूम, ये पढ़ने लायक नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। अब आ जाता है आपका देव समाज। यहाँ पे देव समाज का देख लीजिए, शिव नारायण अग्निहोत्री है और अभी मैंने बताया कि भाई वेद समाज तो श्री धरालू नायडू होती है, ठीक है। बेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद। साथ ही साथ जो रामकृष्ण मिशन है ये भी स्वामी विवेकानंद, है ना। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, महादेव गोविंद रानाडे। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन आपके सामने है, तो राम की स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था 1904 में विनायक दामोदर सावरकर। सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906 आगा खां समीउल्लाह खां। अनुशीलन समिति 1907। कांग्रेस का विभाजन 1907, है ना। ये सब जो है गदर पार्टी, लाला हरदयाल 1913, है ना। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। होम रूल लीग काफी पूछा जाता है। एनी बेसेंट और तिलक 1916, है ना। खिलाफत आंदोलन पूछे जाते हैं 1919, अली बंधु। तो दोस्तों ये थे आज हिस्ट्री पार्ट 2 का वीडियो। अब मैं इसको टटोलूंगा पार्ट 1 और पार्ट 2 को, ठीक है। फिर भी मुझे कुछ लगेगा कि छूट गया तो मैं एक शॉर्ट वीडियो 10-12 मिनट का जो भी छूटा हुआ क्वेश्चन है वो लेकर के आ जाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।